जो तुमको भेजी थी उससे, तो कोशिश करना क्लास में ही सॉल्व कर पाओ। तुम लोगों को टाइम दे दूंगी मैं सॉल्व करने का। आवाज आ रही है ना मेरी? यस मैम। चलो कोशिश करना चैट बॉक्स में आंसर लिख दो ताकि मुझे सबके पता चल जाए किस किसने आंसर दिया है किसने नहीं दिया। और जो माइक पे बोलना चाहता है वो माइक पे बोल देना। ये तो सिंपल है क्वेश्चन बिल्कुल। टू एन टर्म्स का सम आपको इक्वल दे रखे एन टर्म्स के सम के, तो फॉर्मूला ही लगाना है। मतलब और कुछ करना ही नहीं है इसमें। फॉर्मूले को इक्वल पुट कर दो बस दोनों के। गुड इवनिंग विवेक बेटा। हर्षित का 10 आया अभी। हर्षित बेटा फिर से कैलकुलेट करूँ? रोहित का 13 आया है। दोनों के गलत आंसर्स। क्या कर रहे हो तुम लोग? अमन का 11 आया है। अमन का ठीक है। क्या फॉर्मूला लगाया भाई तुमने हर्षित और रोहित? टू एन टर्म्स का सम निकालना था तो कैसे करोगे? 2n/2 इंटू में 2a। a क्या है यहाँ पर? फर्स्ट टर्म 2 तो 4 हो जाएगा, प्लस n-1। यहाँ पे टोटल टर्म्स 2n है तो क्या हो जाएगा? 2n-1 इंटू में d। कॉमन डिफरेंस क्या है? 3 का डिफरेंस है। ये हो गया 2n टर्म्स का सम। ये किसके इक्वल दे रखा है आपको? n टर्म्स के सम के इक्वल दे रखा है। एपी है। यहाँ पे n टर्म्स का कैसे निकालोगे? n/2 इंटू में 2a। फर्स्ट टर्म क्या है? 57। 2 इंटू 57 प्लस n-1 इंटू में d क्या है आपका? कॉमन डिफरेंस कितना है यहाँ पर? 2 का है। ठीक है, देखो n से तो n कट ही गया, 2 से 2 काट दो। यहाँ पर भी एक n की इक्वेशन बनेगी, मतलब यहाँ पर भी एक एक्सप्रेशन बनेगा n में, यहाँ पर भी एक एक्सप्रेशन बनेगा n में। सॉल्व करना है फिर n की वैल्यू। और किसी का भी आया है 11 आंसर? हाँ ठीक है। इसको सॉल्व करोगे तो क्या बन रहा है? हम 8n प्लस 12 8 प्लस में 12n-6 8 प्लस में 12n-6। 6। हाँ, पूरा लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे तो, और जब राइट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे तो 114 प्लस में 2n-2। 114 प्लस में 2n-2। इससे आपका आंसर क्या आ रहा है? इससे आंसर है n की वैल्यू 11। 11 आ रही है। ठीक है, क्या ये कराने की जरूरत है बेटा? यहाँ पर भी n में एक एक्सप्रेशन बनेगी, इधर भी। ये आपको सॉल्व करना है बस n के लिए। ये बच्चों वाला पार्ट हो गया। जरूरत है तो बोलो, किसी को करवा रहा हूँ तो, नहीं तो मैं फिर आगे चलूँ। किसी को प्रॉब्लम हो तो यहाँ देख लेना। ठीक है, S2n निकाल रखा है, ये निकलेगा। और Sn ये n कर लेना यहाँ पर। ठीक है, सम ऑफ n टर्म्स निकालोगे ये निकलेगा। दोनों को इक्वल पुट कर देना, यहाँ से आपके पास ये इक्वेशन आ जाएगी। अब आपको यहाँ पर n की वैल्यू कैलकुलेट करनी थी, तो अगर 5n इंटू में n-11 आपका 0 के इक्वल है, या तो n 0 रहा होगा या फिर n 11 रहा होगा। n 0 हो सकता है क्या? नंबर ऑफ टर्म्स ही 0 कर दी तुमने, n तो 0 नहीं हो सकता। ठीक है, तो n की वैल्यू यहाँ से आपकी क्या आ जाएगी? 11 आ जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट देखो। ये आई थिंक तुम्हारी कल की क्लास में डिस्कस भी हुआ हो शायद। यस मैम। क्या आंसर है इसका?
मैम इसमें तो प्रूफ करना है ना, ऊपर वाली इक्वेशन में लॉग लेके सॉल्व कर सकते हैं। हाँ, प्रूव भी करना है, इसमें जीपी में है, ठीक है। वैसे देखो अगर क्वेश्चन इनको थोड़ा चेंज करना हो तो ये पेपर में डाल देंगे कि आप चेक करोगे ये जो रिजल्टिंग आपके नंबर इन्होंने दे रखे हैं ये जीपी में है, एपी में है, क्या है। यहाँ तो इन्होंने लिख दिया कि प्रूव करो जीपी में है। जब ऐसे लिख दिया तो तुम घुमा के कैसे भी इसको प्रूव कर दोगे। क्या करते हो ऐसे क्वेश्चन में, लॉग ले लो, ठीक है। पहले तो ये तीनों आपस में इक्वल है, इनको किसी इक्वल मान लो, के इक्वल मान लो, किसी भी वेरिएबल के इक्वल मान सकते हो, मैंने के ले लिया, ठीक है। अब क्या करोगे, इन दोनों को पकड़ो और लॉग ले लो दोनों तरफ, तो क्या बनेगा, एक्स लॉग ए इज इक्वल्स टू लॉग के। इन दोनों को पकड़ोगे, लॉग लोगे दोनों तरफ, पावर्स आपको नीचे चाहिए क्योंकि बेसिकली आपको जब तक पावर ऊपर रहेंगे आप सॉल्व कर ही नहीं सकते। लॉग बी इज इक्वल्स टू लॉग के। इन दोनों को लोगे तो जेड लॉग सी इज इक्वल्स टू लॉग के, ठीक है। आपको इन्फॉर्मेशन क्या दे रखी है कि एक्स वाई जेड जीपी में है, तो बेसिकली एक्स वाई जेड एक तरफ रख के बाकी सारा पार्ट राइट में कर दो। एक्स क्या हो जाएगा, लॉग के अपॉन लॉग ए, और उसके बाद जीपी वाला कॉन्सेप्ट लगा देना यहाँ पर, y इज इक्वल्स टू लॉग के अपॉन में लॉग बी, और z इज इक्वल्स टू लॉग के अपॉन में लॉग सी। जीपी वाला कॉन्सेप्ट क्या लगाओगे, अगर 3 नंबर जीपी में है तो मिडिल वाले का स्क्वायर इन दोनों के प्रोडक्ट के इक्वल हो जाएगा, y स्क्वायर इज इक्वल्स टू x z हो जाएगा। y स्क्वायर मतलब इसका स्क्वायर, लॉग के अपॉन लॉग बी का स्क्वायर, ये किसके इक्वल हो गया, x इंटू जेड, लॉग के अपॉन लॉग ए इंटू में लॉग के अपॉन में लॉग सी। ये तो कट ही गया, लॉग के स्क्वायर ही राइट में है, लॉग के स्क्वायर ही लेफ्ट में, ये पूरा पार्ट तो चला जाएगा। यहाँ से आपके पास क्या बनेगा, 1 बाय लॉग बी का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 बाय लॉग ए इंटू लॉग सी। अब क्या करोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो बस। अब लॉग ए इंटू लॉग सी क्या हो जाएगा, लॉग बी का स्क्वायर। तो यही जीपी की कंडीशन होती है, अगर ये 3 नंबर जीपी में होंगे तो बीच वाले का स्क्वायर इन दोनों के प्रोडक्ट के इक्वल होना चाहिए ना, तभी ये जीपी में होंगे। तो हमने वही कंडीशन प्रूव कर दी, बीच वाले का स्क्वायर इज इक्वल्स टू उसके आजू बाजू में जो लिखा हुआ है उसके प्रोडक्ट के इक्वल आ गया, तो नंबर्स किस में हो जाएंगे, आपके जीपी में हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखो, करो चलो। क्या कॉन्सेप्ट लगाओगे यहाँ पे, प्रूविंग का ये क्वेश्चन भी। हम सम ऑफ इनफिनिट टर्म्स का लगाएं। हाँ, सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स निकालोगे, एक्स निकलेगा, वाई निकलेगा, फिर नीचे भी एक जीपी बन रही है आपकी 1 प्लस ए बी प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर, इसमें भी इनफाइनाइट टर्म्स का हम निकाल लो, बस वैल्यूज पुट करनी है, फिर आंसर आ जाएगा। एक्स आपका क्या दे रखा है, 1 प्लस ए स्क्वायर अप टू इंफिनिटी, ठीक है। और एक कंडीशन भी दे रखी है, मॉड ए इज इक्वल्स टू 1। जब भी ये कंडीशन दे रखी होती है आपको पता है, इनफाइनाइट जीपी अगर दे रखी है तो सिंपल फॉर्मुला लगा दो, एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, ए अपॉन में 1 माइनस फर्स्ट टर्म अपॉन 1 माइनस कॉमन रेशियो। तो फर्स्ट टर्म 1 है, 1 माइनस कॉमन रेशियो कितना है यहाँ पर, ए एक इक्वल। अच्छा एक पहले ये देख लो एक बार, इसमें हमें चाहिए क्या, हम लोगों को ये इसके इक्वल प्रूव करना है। तो यहाँ पर बेसिकली ये भी जीपी बन रही है, ठीक है, इनफाइनाइट जीपी। सम करोगे तो 1 अपॉन में 1 माइनस आर की वैल्यू कितनी है यहाँ पर, ए बी। तो आपको ए और बी जब तक पता नहीं चलेंगे तो ये वैल्यू नहीं निकाल सकते आप। ए और बी की वैल्यू कहां से निकालोगे आप, यहाँ से निकालोगे, ये एक्स की वैल्यू निकल गई तो यहाँ से ए निकाल लो, ए क्या हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करके निकाल लो, x माइनस 1 बाई एक्स निकलेगा। इसी तरीके से y इज इक्वल टू आपको 1 प्लस बी स्क्वायर अप टू इन्फिनिटी दे रखा है, और एक कंडीशन दे रखी है मॉड b इज लेस देन 1। जब भी ये कंडीशन दे रखी समझ जाएगा तो डायरेक्टली आप फॉर्मूला लगा सकते हो। y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, a अपॉन 1 माइनस आर 1 अपॉन 1 माइनस बी, कॉमन रेशियो यहाँ क्या है, b के इक्वल। तो यहाँ पर b की वैल्यू आप निकालोगे तो क्या निकलेगा, y माइनस 1 बाय y। बस ये b की और a की वैल्यू आपको यहाँ पुट करनी है, जैसे ही पुट करोगे ना एलसीएम लोगे तो आप ये आपका ये आंसर निकल जाएगा। निकाल लोगे, हो गया क्या, कॉमन रेशियो ए कैसे आया, कॉमन रेशियो ए कैसे आया है, सेकंड टर्म को फर्स्ट टर्म से डिवाइड करो बेटा। कॉमन रेशियो कैसे निकालते हो, सेकंड टर्म बाय फर्स्ट टर्म, थर्ड टर्म बाय सेकंड टर्म, फोर्थ टर्म बाय थर्ड टर्म, ऐसे करके निकालते हो ना। ओके आ जाएगा विवेक,
ए की वैल्यू Yes. ये आ रही है x माइनस 1 डिवाइडेड बाय x। हाँ, ए की वैल्यू ये रही x माइनस 1 डिवाइडेड बाय x, बी की वैल्यू आएगी y माइनस 1 डिवाइडेड बाय y। अगर तुम्हें नीचे वाले में कॉमन रेशियो निकालना है तो तुम क्या करते हो, जैसे एपी में करते हो ना, सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म माइनस करते हो, थर्ड टर्म में से सेकंड टर्म माइनस करते हो। जीपी के लिए क्या करते हो, सेकंड टर्म अपॉन में फर्स्ट टर्म, या फिर थर्ड टर्म अपॉन में सेकंड टर्म। तो यहाँ से भी आपके पास ए बी आ रहा है, यहाँ से भी आपके पास ए बी आ रहा है, तो कॉमन रेशियो क्या हो जाएगा, ए बी हो जाएगा इस नीचे वाले केस में। ऊपर वाले में क्या था, ए था, और यहाँ क्या था, बी था। ठीक है, पुट कर लोगे या कराऊं इसमें, ए और बी की हम कर वैल्यू ले। और एलसीएम लेना है, कट कर के आंसर लेंगे आ मैम। जाएगा तुम्हारा अपने आप। नेक्स्ट करो फिर। अच्छा, इसमें ऑप्शन गिवन है आपके, सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ इक्वेशन। देखो ऑप्शंस देख के भी तुम्हें समझ आ रहा है एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालनी है बेसिकली, और आपको एक कंडीशन दे रखी है कि ये तीनों जीपी में है। अब कुछ भी नहीं आता हो ना मान लो, लेकिन ये बोल दिया ये जीपी में है, तो जीपी की एक कंडीशन तो बच्चा पहले मतलब दिमाग में वही आता है कि बीच वाले का स्क्वायर आजू बाजू के प्रोडक्ट के इक्वल होता है। लगाओ, देखो क्या निकल रहा है वहां से, कोई ना कोई रिलेशन निकलेगा वहां से जो कि तुम्हारा इनमें यूज करके हेल्प करेगा एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालने के लिए। तुम में से कितने बच्चे मुझसे पढ़े हुए हैं, एक बार हैंड रेज करना। 2-3 बच्चे तो जानती हूँ मैं। हाँ, मन तुम्हारा तो पता ही था। अच्छा रोहित, तुम भी मुझसे पढ़े हुए हो क्या? अच्छा अच्छा, ठीक है, समझ गई। अच्छा, शिवा भी आया हुआ है, ठीक है। ठीक है बेटा, कर लो नीचे। हर्षित बेटा, वो बताओ, आप फंसे कहाँ हो, वो बताओ। बेस इक्वल करने के लिए आपको अगर उल्टे दिख रहे हैं ना तो 1 बाय कर दो उसको, तो वो आर्ग्यूमेंट बेस में चला जाएगा, बेस आर्ग्यूमेंट में चला जाएगा, अगर उसका रेसिप्रोकल लोगे तो। देखो जब तुम क्वेश्चन सॉल्व करो ना, जैसे हर्षित को प्रॉब्लम आई है, लॉग की प्रॉपर्टी में प्रॉब्लम आई है, तो हर्षित को यहाँ से क्या समझना चाहिए कि उसको लॉग की प्रॉपर्टीज रिवाइज कर लेनी चाहिए। कि जैसे तुम क्वेश्चन सॉल्व करते हो ना, तुम लोगों को अपने वीक पॉइंट अपने आप पता चलते हैं, भाई ये वाला पार्ट मेरा स्ट्रांग नहीं है तो मुझे इस पे काम करने की जरूरत है। एक बार इन फॉर्मूलों को तो तुम लोग बार बार पढ़ते रहा करो, पेपर है ना अभी इसलिए। सबके अलग अलग आंसर कैसे आ रहे हैं, आधे सी बोल रहे हैं, आधे ए बोल रहे हैं। चलो देखो, आंसर इसका करेक्ट है, ए ऑप्शन करेक्ट है। अब तुम देखो जिसका सी आया है उसने क्या मिस्टेक की है। जीपी बोला हुआ है, जीपी की कंडीशन लगाओगे तो क्या बनेगा, log y टू द बेस z का स्क्वायर इज इक्वल्स टू, ठीक है यही आएगा। यहाँ पे तुम प्रॉपर्टी खोल सकते हो, मतलब इसको क्या लिखोगे, log x अपॉन log y इनटू में log z अपॉन में log x। ये तो कट गया आपका, यहाँ से क्या बचा, log z अपॉन में log y। इसको बेसिकली क्या लिखोगे, देखो अगर तुमको ऐसे नहीं समझ आ रहा था ना कि रेसिप्रोकल करना है, तो यहाँ पर भी समझ लो बेटा, यहाँ पर तुमको log y ऊपर चाहिए, log z नीचे चाहिए, ताकि तुम उसको क्या लिख सको, log y टू द बेस z, क्योंकि तुम्हारा लेफ्ट में भी बेस z चाहिए तुम्हें। ठीक है, तो यहाँ से भी समझ आ रहा है, इसका रेसिप्रोकल तो करना पड़ेगा, तभी y ऊपर जाएगा z नीचे आएगा। या फिर तुम लोगों को प्रॉपर्टी पता है, इसको क्या लिखते हो, log z टू द बेस y। अब अगर आपको y ऊपर भेजना है और z नीचे भेजना है तो तुम क्या करोगे, 1 बाय लिख दो इसको, तो ये y ऊपर चला जाएगा, z नीचे आ जाएगा, तो अल्टीमेटली कहाँ पहुंच गए तुम, 1 बाय लॉग। ठीक है, अब सेम ही क्वांटिटी है, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, यहाँ से तुम्हें क्या मिल जाएगा, log y टू द बेस z की पावर 3 इज इक्वल्स टू 1। ठीक है, यही मिलेगा। अब अंदर क्या होगा कि उसका क्यूब करो 1 ही आ जाए, ये अंदर वाला 1 के इक्वल होना चाहिए। अच्छा, ये 1 के इक्वल कब होगा, जब y z की और y, वैल्यू 2 होगी। z और y इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ से तो मुझे ये रिजल्ट मिल गया, z इज इक्वल्स टू y। अब ये वैल्यू यहाँ पुट कर दो, इनमें पुट कर दो, यहाँ से तुम्हें रिलेशंस मिल जाएंगे। पहले में पुट करोगे z इज इक्वल्स टू y, तो क्या बनेगा, 2x की पावर 4 इज इक्वल्स टू y की पावर 4 प्लस में
z की जगह y डाल रही हूँ तो y की पावर 4, 2x की पावर 4 इज इक्वल्स टू क्या हो गया 2y की पावर 4। ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है x इज इक्वल्स टू y। यहां से और यहां से क्या पता चल गया, तीनों ही आपस में इक्वल है, x इज इक्वल्स टू z इज इक्वल्स टू y। ठीक है, तीनों आपस में इक्वल है। अब इस वाले का यूज करके इनकी एग्जैक्ट वैल्यू निकाल लो। x y z इज इक्वल्स टू 8 दे रखा है, ठीक है, या तो वाई जेड को एक्सपोर्ट कर लो तो एक्स क्यूब इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 8 और एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी 2, तो जेड की वैल्यू भी कितनी होगी 2, वाई की वैल्यू भी कितनी होगी आपकी 2, तो ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो गया। जिसका सी ऑप्शन आ रहा था हो गया बेटा क्लियर डाउट। अभिषेक क्लियर है? ठीक है नेक्स्ट करो, थोड़ा सा स्पीड बढ़ा लो, इजी क्वेश्चन है, ज्यादा मुश्किल नहीं है। अच्छा ये तो एक कॉमन फॉर्मेट है, इस तरीके का सवाल तुमको दिख गया जिसमें तुम्हें एपी भी दिख रही है जीपी भी दिख रही है, तो मोस्ट ऑफ द टाइम्स तो एक ही कॉन्सेप्ट लगाना होता है। कौन सा कॉन्सेप्ट लगाते हो ऐसे क्वेश्चन में बताओ? EP is greater than equal to GP। नहीं मनप्रीत ये वाला कॉन्सेप्ट इस पे नहीं लगेगा। चलो करो एक बार ट्राई, फिर मैं बताती हूँ। इस कॉन्सेप्ट पे बहुत सारे क्वेश्चंस आए हुए हैं और ये सिंपल है, मतलब एक ही तुम समझ लोगे भाई इस टाइप के क्वेश्चन में ऐसा लग रहा है, तो मैक्सिमम क्वेश्चंस में कॉन्सेप्ट लग जाता है आपका। हाँ रोहित डिलीटेड तो था बेटा, बट फिर भी क्या? नहीं रोहित का जवाब दे रहे हो बेटा, एजीपी का क्वेश्चन है ना ये। इसमें तुम्हें जीपी भी दिख रही होगी, इसमें तुम्हें एपी भी दिख रही होगी। ये नहीं हो पाएगा विवेक, देखो बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट देख लो एक बार। भाई पहले तो क्या करो, ये के साथ 10 की पावर 9 है ना, इसको तुम ले जाओ दूसरी तरफ, ठीक है। जैसे ही तुम इसको डिवाइड या मतलब नीचे लेके जाओगे इधर, तो बनेगा क्या, ये लेफ्ट हैंड साइड वाला पोर्शन k इज इक्वल्स टू 10 की पावर 9 से 10 की पावर 9 तो कट ही जाएगा, 1 बचेगा। यहाँ पर तुम 10 की पावर 9 नीचे लिखोगे तो क्या बनेगा, 2 इंटू में एक तो 11 है ऊपर और एक नीचे क्या है 10, ऊपर 8 की पावर नीचे क्या थी 9 थी, प्लस 3 इंटू 10 की पावर 9 नीचे लेके जाओगे, यहाँ पर 10 की पावर 9 आएगा, तो क्या बचेगा यहाँ पर, एक तो ऊपर तो 11 स्क्वायर है, ठीक है, और नीचे क्या बनेगा 10 स्क्वायर, तो मैं 11/10 का स्क्वायर लिख दूं क्या, ठीक है। इसी तरीके से लास्ट वाले में इसके नीचे 10 की पावर 9 लगाओगे तो क्या बनेगा 11/10 की पावर 9, और एक 10 लगा लो, क्योंकि यहाँ पर तुमको ये देख रहा भी है ना, इधर 2 था इधर 3 था, इसको खाली मत छोड़ देना, ठीक है। हम लोगों को पैटर्न भी बनाना होता है कि भाई ये तो हमारे पास अब दिख रहा है, इसमें कॉमन रेशियो निकल जाएगा, ये पी में है टर्म्स, तो तुम लोग यहाँ पे 10 की पावर 8 मत कर देना। अब पैटर्न देखो, तुमको दिख रहा है कि ये मतलब इसमें अगर रेशियो चेक करो तो रेशियो कितना दिख रहा है 11/10 दिख रहा है ना कॉमन रेशियो। वैसे तो देखो ये टर्म्स तो एपी में दिख रही है, और रेशियो की बात करूं तो वो 11/10 दिख रहा है। तो क्या करोगे आप, जब भी इस टाइप का कोई सवाल आए तो आपको क्या करना है, आप इस रेशियो से इसके पूरे को मल्टीप्लाई कर दो, इस पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दो इस रेशियो से, और लिखोगे किस तरीके से, तुमने मल्टीप्लाई कर दिया 11/10 के, इस पूरे को मल्टीप्लाई करोगे, लिखना किस तरीके से है, एक स्टेप छोड़ के लिखो, मतलब 1 के नीचे कुछ नहीं लिखना, यहां से गाड़ी शुरू करो अपनी। तो पहली टर्म क्या आ जाएगी जब तुम इसको 11/10 से मल्टीप्लाई करोगे 11/10, ये माइनस नहीं है कुछ भी नहीं है, ठीक है, 11/10। दूसरी क्या आ जाएगी बताओ इसके नीचे, जब तुम इसको 11/10 से मल्टीप्लाई करोगे तो 11/10 का स्क्वायर हो जाएगा ना, ठीक है। आगे और लिख लो एक, थोड़ा सा और तुम्हें क्लियर हो जाएगा, 11/10 का क्यूब इस तरीके से आएगा। अब तुम इसके अंदर 11/10 मल्टीप्लाई करो तो क्या बनेगा 3 इंटू में 11/10 का क्यूब। तुम अपने आप देखना कि तुम्हारा ये वाला पोर्शन ना सेम ही बनेगा, 11/10 11/10 11/10 का स्क्वायर, यहाँ पे क्यूब है, तो लास्ट में तुमने एक स्टेप आगे से शुरू किया था, तो यहाँ लास्ट में क्या आएगा 10 into 11/10 की पावर 10। अब क्या करो इनको
हमेशा ये काम करके उसके बाद क्या करना है, माइनस कर दो इनको। जैसे ही तुम माइनस करोगे तो ये लेफ्ट हैंड साइड तो क्या बन जाएगा, 1/10। -1/10 ना, इज इक्वल्स टू, ये 1 के नीचे कुछ भी नहीं है, 1 ले आओ। 2 इंटू 11/10 में से 11/10 माइनस करोगे तो क्या बनेगा, 11/10। 3 इंटू 11/10 का स्क्वायर में से ये वाला पार्ट माइनस करोगे तो क्या बनेगा, 11/10 का स्क्वायर। क्या बनेगा अगला, 11/10 का क्यूब। अब तुम्हें अपने आप पता चल जाएगा, जो एजीपी में जो तुम, अरे ऊपर एपी और जीपी दोनों देख रहे थे ना, नीचे सिर्फ ये जीपी जीपी बन रही है, फिर तुम डायरेक्ट फॉर्मूला लगा सकते हो। ऐसी इसी तरीके से ये लास्ट वाला क्या बन जाएगा टर्म, अच्छा ये माइनस कर रहे हो ना तुम, तो ये साइन चेंज कर देना यहाँ पर, ये गलती बहुत कॉमन होती है इसमें। तुम ये सारे माइनस कर रहे हो तो साइन लगा देना नीचे, तो ये लास्ट वाला जब लिखोगे तो ऐसे आएगा -10 इंटू में 11/10 की पावर 10। अब सवाल ये बनता है कि ये टर्म्स कितनी है, एंड कैलकुलेट। मैम 10 है। 10 है ना। एक बात देखो, अगर वैसे समझ नहीं आ रहा, 11? यहाँ से नहीं 11 तो टोटल होगी ना बेटा, इसको हटा दो, इसको हटा दो, इसको मत काउंट करो, ठीक है। यहाँ तक की टर्म्स का आपका जीपी बनेगा, तो यहाँ तक की टर्म्स में फॉर्मूला लगा दो, इसमें पूरे में ये टर्म्स कितनी होगी टोटल, 10 हो गई। तो -1/10 की 10 इंटू में k इज इक्वल्स टू जीपी का फॉर्मूला लगा दो। कॉमन रेशियो कितना है, 11/10। अच्छा फर्स्ट टर्म तो 1 ही है, लिखने की जरूरत नहीं है। 11/10 की पावर 10 -1 अपॉन में 11/10 -1, और एक -10 ये जो टर्म पड़ी है इसको लिख दो, 11/10 की पावर 10। अब यहाँ से k निकल जाएगा क्या, k ही निकालना था आपको, यस मैम आ जाएगा। निकाल लोगे, ठीक है। ये एक बेसिक मेथड है। एक क्वेश्चन और करा दूंगी मैं, ढूंढ के कराऊंगी मैं, इतने तुम दूसरा कर लो, उसमें तुम खुद लगा के देखना इसको मैम लगा पा रहे हो कि नहीं। हाँ जी बेटा, मैम जो ब्लू पेन्स आपने वो लिखी है पूरी सीरीज, ये कैसे लिखी है, क्या माइनस किया है? मैंने इस इक्वेशन में से ये नीचे वाली इक्वेशन माइनस कर दी, रेड में से येलो माइनस कर रखा है। 1 के नीचे कुछ नहीं था तो 1 तो एज इट इज आ गया, 2 इंटू 11/10 के नीचे ये था तो ये माइनस करके लिख दिया, ये आ गया। इसके नीचे ये लिखा हुआ था, ये माइनस करा तो ये आ गया। इसके नीचे ये लिखा हुआ था, माइनस किया तो ये आ गया। लास्ट में ये तो नीचे ही लिखा हुआ था, तो जब तुम माइनस करते हो तो साइन चेंज करते हो, तो ये -10 इंटू 11/10 की पावर 10 आ गया, ठीक है। जी मैम। एक क्वेश्चन और करा दूंगी इसका, तुम इतने वो ट्राई करो, दूसरा क्वेश्चन, चलो ये वाला करो। रेड पेन से थोड़ा कम दिखता है, ठीक है बेटा, दूसरा करूंगी। अभी पीछे वाला को दोबारा समझाने की जरूरत है क्या, रेड पेन से कम नहीं दिखता नो एक्चुअली, मैम। मेरा ये इसमें निब छोटा मतलब पतला सा हो रखा है आज, सेटिंग चेंज हो गई है इसकी, चलो कोई नहीं। नहीं, पिछले वाला क्वेश्चन लिखना है। मनप्रीत बेटा क्लियर आवाज नहीं आई, क्या आंसर आ रहा है इसका, एक यूनिट मतलब सिंगल डिजिट में आएगा इसका आंसर, और इसमें भी लॉग की प्रॉपर्टीज अप्लाई होंगी, मतलब इन्होंने लॉग भी डाल दिया, जीपी भी डाल दी, ठीक है। बच्चे को लॉग की नॉलेज भी होनी चाहिए, सीक्वेंस एंड सीरीज की भी होनी चाहिए। हाँ ठीक है शिवा बेटा। ऊपर जीपी बन रही है, इनफाइनाइट जीपी, कॉमन रेशियो कितना है, वन बाय थ्री आएगा कॉमन रेशियो। ठीक है। ये इसको सॉल्व कर लो पहले, ये क्या बनेगा, a अपॉन 1 माइनस आर, 1 बाय, अच्छा रेडी हो गया तो एक मिनट, a अपॉन 1 माइनस आर, तो ये क्या बनेगा, इसको सॉल्व करोगे तो 1/2, यस मैम। यस मैम। यस। ठीक है। मतलब सवाल तुम्हारा ये है। अच्छा इसको भी सॉल्व कर लो, 0.16 क्या हो जाएगा, डेसिमल हटा के नीचे 100 लिखोगे, 4/25,
इसकी पावर क्या दे रखी है, लॉग, बेस में क्या है 2.5 दे रखा है, 2.5 को क्या लिख सकते हो 25/10 मतलब 5/2, और अंदर तुम्हारा आंसर आया 1/2, ठीक है। अब क्या करोगे, अच्छा अंदर 4/25 है, इसको मैं लिख सकती हूँ क्या 2/5 का होल स्क्वायर, और फिर क्या है लॉग 5/2 और अंदर है 1/2। अब देखो तुमको एक प्रॉपर्टी पता है, कौन सी प्रॉपर्टी यूज करोगे यहाँ पर पहले तो इसको ऊपर ले जाओ, ठीक है, तो ये क्या बनेगा 2/5 लॉग 5/2 और ये बनेगा 1/4, यही बनेगा। अगर मैं इसको उलट दूं, मतलब अगर मैं इसको ऊपर लेके जाऊंगी, इसको नीचे लेके जाऊंगी, रेसिप्रोकल करूंगी तो पावर नेगेटिव हो जाएगी, ये बात सबको समझ आती है क्या? 5/2 कर दूंगी इसको तो पावर नेगेटिव हो जाएगी, ठीक है 1/4। अच्छा इस नेगेटिव को भी ले जाओ ऊपर, जैसे तुम लॉग में पावर को नीचे ले आते हो ना, तो अब -1 को ऊपर चढ़ा दो, तो क्या बनेगा 5/2 लॉग बेस में 5/2। अच्छा माइनस ऊपर चढ़ाओगे तो 1/4 की पावर -1 क्या 4 बन जाएगा? यस मैम। यस अब ये हम तो ये आंसर आ जाएगा। जो तुमने लिखा हुआ है और ये बेस जो सेम है ना, तो डायरेक्टली ये आंसर आ जाता है तुम्हारा 4 की। यस मैम। ये प्रॉपर्टी आपको याद होनी चाहिए। आंसर क्या हो गया आपका 4 हो गया, ठीक है। और चलो नेक्स्ट करो, नेक्स्ट थोड़ा सा लेंदी है, मतलब इसमें तुमको करो, चलो एक बार ट्राई, है थोड़ा लेंदी। एबीसी पॉजिटिव इंटीजर्स दे रखे हैं, इंक्रीजिंग जीपी दे रखी है, बी माइनस ए इज अ परफेक्ट स्क्वायर ऑफ अ नेचुरल नंबर, बी माइनस ए इज अ परफेक्ट स्क्वायर ऑफ अ नेचुरल नंबर, एन कोई नेचुरल नंबर है और बी में से ए को माइनस करते हो तो एक नेचुरल नंबर का स्क्वायर मिलता है तुमको, ठीक है। लॉग ए टू द बेस 6 प्लस दिस, ये सारा आपको 6 के इक्वल दे रखा है, सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ द वैल्यू दिस, ये तुम्हें निकालना है 3 × a + b + c / 111। अब इसमें आपको पता होना चाहिए, पता है कि a और b और c की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, और वो तुम्हें जो ऊपर दे रखा है ना इन्होंने कंडीशन, उसकी हेल्प से निकालनी पड़ेगी। यस मैम। क्या क्या दे रखा है देखो, ए आपको एक चीज तो दिख रही है, एबीसी जीपी में है, अगर 3 नंबर जीपी में होते हैं तो क्या होता है b² = ac, ये कंडीशन तो सबसे पहले लिख लिया करो कॉपी में। यस मैम। अच्छा उसके बाद तुमको दे रखा है ये वाली कंडीशन, इन सबका सम 6 के इक्वल दे रखा है, तो तुम लॉग की प्रॉपर्टी अप्लाई कर सकते हो क्या यहाँ पर, प्लस में दिख रहे हैं तुम्हें, प्लस वाला किसमें चेंज हो जाता है प्रोडक्ट में। आपको ये दे रखा है log a to the base 6 plus log b, ये बेस में 6 से मिलेगा, प्लस log c to the base 6 is equals to 6, तो ये एडिशन में है। log की प्रॉपर्टी क्या कहती है, आप इसको क्या लिख सकते हो log 6 अंदर क्या हो जाएगा abc is equals to 6। अब इसको कैसे ओपन करोगे, मतलब इसको कैसे सॉल्व करोगे आगे, यहाँ पर log की डेफिनेशन लगा दो। मैम बी के बेस में भी 6 दे रखा है, लिखा तो नहीं है उधर। हाँ लिखा नहीं है बेटा, उसको ठीक कर लेना, ठीक है, अदरवाइज तो प्रॉपर्टी लगा ही नहीं पाओगे ना, बेस सेम है तभी तो प्रॉपर्टी लगा पाओगे। ABC = 36। 36 नहीं बेटा, 6 की पावर 6 इज इक्वल टू एबीसी होगा ना, 6 की पावर 6। यस 6 की पावर 6 इज इक्वल टू हो जाएगा ए बी सी। यस। अब क्या कर सकते हो, एक तो तुमको पता है ए सी बी स्क्वायर के इक्वल है, तो यहाँ से मैं ए सी को बी लिख देती हूँ, तो b² इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 6 की पावर b क्यूब, क्यूब। b क्यूब इज इक्वल टू 6 की पावर 6 है, तो यहाँ से b² क्या हो जाएगा, b की वैल्यू क्या हो जाएगी 1/3 कर दो दोनों को, 6 स्क्वायर 6 स्क्वायर दैट इज 36, तो b की वैल्यू तो मिल गई 36। अच्छा b की वैल्यू किसमें पुट करोगे, b आप a की रिलेशन पता है, b² इज इक्वल टू ac था, इसका मतलब ac बेसिकली 36 × 36 कुछ रहा होगा, ठीक है ना, मुझे a की वैल्यू पता भी ना, मेरे को c की वैल्यू पता है, 36 × 36 इसको उसमें तोड़ लो, फैक्टर्स कर दो इसके, जो फैक्टर्स करोगे ना तो ये आएगा 2 की पावर 4 × 3 की पावर 4। और कोई कंडीशन दे रखी है आपको, एक कंडीशन दे रखी है b माइनस ए जो है परफेक्ट स्क्वायर बनना चाहिए किसी नेचुरल नंबर का, ठीक है, b की वैल्यू हम निकाल चुके हैं 36, इसका मतलब 36 माइनस ए जब आप सॉल्व करोगे तो किसी नेचुरल नंबर का स्क्वायर बनना चाहिए। अब तुमको ये हिट एंड ट्रायल से करना पड़ेगा कि मैं a क्या ले सकती हूँ कि 36 में से माइनस कर दूं और मेरे को एक नेचुरल नंबर का स्क्वायर भी मिल जाए। 11। 36 में से 11 माइनस करोगे 25 आएगा। 25। अच्छा एक चीज देखो, अब तुम ऐसे सोच रहे होगे नंबर्स 11 ठीक है इसमें तो सेटिस्फाई कर रहा है, लेकिन यहाँ पर
AC को तुमने ये लिखा था, अब A बेसिकली इसका फैक्टर होगा ना, A इंटू मैम, C तुमने लिखा हुआ है 36 इंटू 36, तो इतना तो क्लियर है कि A जो है इसका फैक्टर रहा होगा। Yes, ma'am. समझते हो इस बात को? 2 इंटू 2 की पावर 4 इंटू 3 की पावर 4 का एक फैक्टर रहा होगा A। तो क्या A की वैल्यू मैम 11 हो 14 सकती है? 11 36 इंटू 36 को पूरा डिवाइड कर देगा क्या? नहीं करेगा ना। No, ma'am. तो ऐसी वैल्यू लो जो तुम्हें दिख रहा हो भाई 2 की पावर 4 3 की पावर 4 एक फैक्टर भी रही हो, 36 माइनस ए इक्वल्स टू n स्क्वायर को सेटिस्फाई भी कर दे। क्या बोल रहा था एक बच्चा और? मैम 27 ले सकते हैं क्या? हाँ 27 ले सकते हो, 27 में कोई प्रॉब्लम नहीं है। 27 में 2 और 3 आएगा और 27 को 36 में से माइनस करोगे तो कौन सा परफेक्ट स्क्वायर निकल के आएगा यहाँ पे? 3 का 9। हाँ 9. ठीक है, तो A को क्या ले लो 27, A 27 आ गया तो C कितना आ जाएगा निकाल लोगे। अब B आपने निकाल ही लिया था 36, अब बस C निकाल के इसमें पुट करना है। ये वाला जो स्टेप था ना इसमें, यही वाला इंपॉर्टेंट था। ठीक है मैम 27 कैसे है, एक बार फिर से बता दो। बेटा, आपको A की वैल्यू सोचनी पड़ेगी यहाँ पर कि 36 में से माइनस करूं कोई A की वैल्यू और मुझे एक नेचुरल नंबर का स्क्वायर मिल जाए। ठीक है, अब आपको सोचना, आप जैसे 36 से छोटे कितने नेचुरल नंबर्स हैं, मतलब स्क्वायर्स तुम्हें दिखते हैं? 20 कौन कौन सा? 25 दिखता है, 16 दिखता है, 9 दिखता है। तो क्या क्या लोगे A की वैल्यू की तुम्हें ये वैल्यूज मिल जाए? उसमें भी फिर तुम्हें ये सोचना है कि A ढंग की वैल्यू होनी चाहिए जो बेसिकली इसका फैक्टर हो। अब तुम 11 बोल रहे हो A की वैल्यू, तो इसका फैक्टर नहीं है 11। ठीक है, तो वैल्यू ऐसी होनी चाहिए जो इसका फैक्टर भी हो और तुम इसमें से माइनस करो तो एक नेचुरल नंबर का स्क्वायर भी बन जाए। तो 11 में तो ये प्रॉब्लम हो रही थी कि वो इसका फैक्टर नहीं हो रहा था। ठीक है, 11 माइनस करते हो ना 36 में से, तब भी तो तुम्हें 25 मिलता है। कहने को तो ये भी नेचुरल नंबर का स्क्वायर है, बट मैं ले नहीं सकती क्योंकि वो इसका फैक्टर नहीं है। Yes, तो फिर ma'am. मैंने कहा जब हमारा 27 पे, 27 बेसिकली इसका फैक्टर भी है और 27 को 36 में से माइनस करती हूँ तो एक परफेक्ट नेचुरल नंबर का स्क्वायर भी मिलता है मुझे। ठीक है, ठीक है. चले आगे, किसी को प्रॉब्लम है इसमें? नो No, मैम। ma'am. नेक्स्ट देखो। अच्छा ये सिंपल है, मेरे को बस इक्वेशन बता दो, इसमें क्या बताओगे, पूरा सॉल्व मत करना, आगे कैलकुलेटिव पार्ट है बस इसमें। उदित आंसर आपने 3 कैसे दे दिया बेटा? किसका दिया आपने 3 आंसर? विवेक बेटा, हमने क्या किया था ना, देखो जो पिछला क्वेश्चन था उसमें इंक्रीजिंग जीपी दे रखा था आपको। ठीक है, इंक्रीजिंग जीपी मतलब बढ़ रहे हैं टर्म्स आगे की, तो अगर आप ए को 32 बी से, मतलब आप ऐसी कोई वैल्यू लोगे तो आपकी इंक्रीजिंग जीपी बनेगी क्या? आपको ये भी ध्यान रखना है ना। हाँ उदित, उसका आंसर 3, हाँ 3 है। ठीक है ठीक है ठीक है, 3 आएगा। 21 ये ऑप्शन अभिषेक ने दिया है भाई। अभिषेक चेक करो बेटा एक बार, मिस्टेक है थोड़ी सी आंसर में। तुम थोड़ा टाइम ले लो बट आंसर सही निकालो, क्योंकि आसान है क्वेश्चन, ज्यादा मुश्किल नहीं है। कॉन्सेप्ट तो देखो यही लगना है, रेशियो ऑफ द सम ऑफ फर्स्ट 5 टर्म्स टू द सम ऑफ देयर रेसिप्रोकल्स। पहली 5 टर्म्स अगर तुमको माननी है जीपी में, क्या मानोगे? ए आर, ए आर स्क्वायर, ए आर क्यूब और ए आर 4। नीचे उसका रेसिप्रोकल लेना है। ठीक है, उनकी वैल्यूज आपको दे रखी है, आपको फर्स्ट टर्म निकालनी है, मतलब ए की वैल्यू निकालनी है। देखो इसको डायरेक्टली आप सीधा अप्लाई करो भाई। अगर हम 5 टर्म्स मान ले, ए आर स्क्वायर, ए आर क्यूब और ए आर की पावर 4। अच्छा यहाँ देखो प्रोडक्ट का तो कोई जिक्र नहीं है, अगर प्रोडक्ट होता ना तो हम टर्म्स किस तरीके से लेते तुमको पता है ना सबको। यस मैम। डिनोमिनेटर में आर लेते हैं उसमें ताकि कट जाए और हमें ए की वैल्यू मिल जाए। यहाँ कोई प्रोडक्ट का सीन तो है नहीं। No, ma'am. ठीक है, तो वो लेने की जरूरत नहीं है और कॉम्प्लिकेटेड काम हो जाएगा। अच्छा इन सबका सम आपको दे रखा है 49, तो ए प्लस ए आर स्क्वायर प्लस ए आर क्यूब प्लस ए आर 4 आपको क्या दे रखा है? 49।
इनके रेसिप्रोकल्स का सम दे रखा है कितना 35, ठीक है। वो क्या करें रेशियो बताओ? में ही है ना, फर्स्ट 5 टर्म और उसके रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल्स, अच्छा रेशियो दे रखा है, यस मैम। ठीक है ठीक है ठीक है। वो ऊपर जाके प्रोडक्ट ही हो जाएगा, तो इसमें लेट नहीं करेंगे वही वाला। ऊपर चले नहीं, ऊपर ले जाने की जरूरत नहीं है। तुम देखो ऊपर वाला नीचे ही क्रिएट हो जाएगा, कट ही जाएगा, तुम उसको क्यों लेके जा रहे हो ऊपर? नीचे से कुछ ऐसा कुछ कॉमन लो, ऊपर से तो देखो ए कॉमन आ ही रहा है। अंदर क्या बन गया 1 प्लस आर स्क्वायर प्लस आर क्यूब प्लस आर की पावर 4। नीचे से क्या कॉमन लेंगे, ये अंदर वाला ब्रैकेट बन जाए, पूरा का पूरा बन जाएगा। 1 बाय ए आर की पावर 4 कॉमन ले लो, अंदर क्या बनेगा, यही बन जाएगा। यस मैम, यस मैम। बोलो जरा, ठीक है। अभी पूरा ही कट गया, ठीक है। ये 49 के इक्वल है, पूरा गया आपका ए से। अच्छा ये ए तो जाएगा नहीं, अब कैसे करोगे? यहाँ से आपके पास ए स्क्वायर इंटू आर 4 की वैल्यू आ गई क्या? यस मैम। 49। अच्छा ए स्क्वायर इंटू आर 4 को मैं क्या लिख सकती हूँ, ए आर स्क्वायर का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 49। तो अगर ए आर स्क्वायर की वैल्यू निकालें तो कितनी आ जाएगी? 7। ए आर स्क्वायर बेसिकली कौन सी टर्म होगी? थर्ड टर्म होगी। थर्ड। किसी भी जीपी में थर्ड टर्म, वैसे भी देख लो तुमने यही मानी थी किसी भी जीपी का, अगर वैसे भी तुम थर्ड टर्म लिखते हो तो कैसे लिखते हो? ए आर की पावर 2 लिखते हो, ठीक है। और हमने मान भी यही रखा है। तो ए आपकी थर्ड टर्म आपको पता चल गई कितनी है, 7। अब इसकी हेल्प से क्या कर सकते हो, एक और आपको कंडीशन दे रखी थी, सम ऑफ फर्स्ट टर्म एंड थर्ड टर्म इज 35। फर्स्ट टर्म और थर्ड टर्म तुमने 7 निकाली है, इसका सम 35 है। ए की वैल्यू बस निकाल लो यहाँ से, कितनी आ जाएगी? 28। 21 आंसर जिसका आया था बेटा, क्लियर है आपको? अभिषेक का आया था। अच्छा अभिषेक ने यस मैम क्लियर है। चले आगे, यस मैम। नेक्स्ट करो। अच्छा ये टॉपिक समझ आ गया होगा तुम्हें, कौन सा टॉपिक का है? इनइक्वालिटी सीक्वेंस एंड सीरीज में इनइक्वालिटी का कौन सा कॉन्सेप्ट है? GM इनइक्वालिटी। m इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू gm। अच्छा इक्वल कब होता है? जब नंबर्स इक्वल होते हैं। अब यहाँ नंबर्स तो इक्वल है नहीं, तो तुम क्या करो, निकाल लो। चलो am इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू gm निकालो। अब वही बात है, यहाँ कैसे करोगे, सोचो जरा। 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 नंबर्स उठा लो, 7 नंबर्स उठा रही हूँ, तो अरिथमेटिक मीन क्या हो जाएगा? ए की पावर इन -5 सातों को प्लस प्लस कर ए की पावर -4 -3 -3 -3 ए की पावर 8 ए की पावर 10 अपॉन में क्या लिखूंगी? 7। मैम ठीक है, 1 भी जितने तो है। 1 को मत लो अभी, ठीक है। ले सकते हो वैसे, आई थिंक उससे भी आ जाना चाहिए आंसर आपका, 8 ही आएगा। हाँ ठीक है, ले सकते हो, उससे भी कोई प्रॉब्लम नहीं मैम आएगी। स्क्रीन नहीं दिख। पर जो मैं बता रही हूँ ऐसे भी आ जाएगा, वैसे भी आ जाएगा। अभी मैंने 7 नंबर्स लिए, मैंने 1 नहीं लिया, मैं लास्ट में जाके इसको ऐड कर दूंगी। ये क्या हो जाएगा? ग्रेटर देन इक्वल्स टू, बताओ एक बार। इन सबको मल्टीप्लाई करो भाई, और ऊपर पावर कितनी आ जाएगी? 1/2। 1/2। 1 आएगा यहाँ पे। 1/2 नहीं आएगी बेटा, 1/7 आएगी ना। 1/7। जितने ये ध्यान रखा करो, ये गलतियां कॉमन है भाई। हम लोगों को लगता है कि भाई ये रूट अंडर रूट ए भी ही लिखते हैं हम लोग, नहीं, जितने नंबर्स है उतनी पावर चढ़ती है 1/o की, ठीक है। तो जब तुम इसको मल्टीप्लाई करोगे ना, तो ऊपर क्या बन रहा है? नेगेटिव ऐड कर दो सारे, कितनी बन रही है ये? सब मैम 1 बनेगा। ए की पावर -18 और एक बनेगा ए की पावर 18, तो ये तो 1 ही बन गया। 1 की पावर 1/7 1 ही आ जाएगा। तो समझ पा रहे हो क्या? अब लास्ट में 1 ऐड कर देना दोनों तरफ, या फिर तुम वैसे भी कर सकते हो, सिंपल। ए की पावर 8 प्लस ए की पावर 10 ग्रेटर देन इक्वल्स टू क्या आ जाएगा? 7 को उधर ले जाओ, 7 दोनों तरफ 1 ऐड कर देना, ठीक है। दोनों तरफ 1 ऐड करोगे तो ये बन गया आपका। मिनिमम वैल्यू पूछी थी, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 7 है, तो मिनिमम ग्रेटर देन इक्वल्स टू 8 है, मिनिमम वैल्यू कितनी हो जाएगी? 8। 8। 8 हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट करो। 3 पॉजिटिव नंबर्स एबीसी आर इन जीपी। ये चीजें भी ध्यान रखा करो, ये इंपॉर्टेंस हम देते नहीं है। इसने बोला नंबर्स तीनों पॉजिटिव है, ठीक है।
तो कई बार ऐसा होता है आपके आंसर्स निकल आते हैं उसमें से कुछ नेगेटिव आंसर आएगा तो अपने आप ही रिजेक्ट हो जाता है। स्टेटमेंट में कुछ छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन दी होती है, उनको एक मतलब अगर मान लो तुम क्वेश्चन करो ना तो साइड में नोट करके लिख लिया करो छोटे से उसमें। मतलब ऐसे नहीं कि कोई स्टेटमेंट लिखो, बस यूँ लिख लो कि ए बी सी आपकी कैसे है, पॉजिटिव है, तो तुम्हें चीज याद रहेगी जब सॉल्व करोगे। जीपी में दे रखे हैं, अच्छा जीपी में है तो पहली कंडीशन तो समझ गए होगे, बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू AC। AC। ए बी प्लस 8 और सी एपी में दे रखे हैं। अब एपी की भी कंडीशन तुमको पता है, एक मिडल वाले का ट्वाइस इन दोनों के सम के इक्वल होता है। और क्या दे रखा है, ये तीनों जीपी में दे रखे हैं। तीसरा आपको केस दे दिया, ये तीनों जीपी में है तो मिडल वाले का स्क्वायर किसके इक्वल होगा, ए इंटू में सी प्लस 64। अब तुमको ये तीन यूज करके ना एबीसी की वैल्यू निकालनी है, सॉरी के की वैल्यू निकालनी है, और के की वैल्यू एबीसी पे डिपेंड कर रही है। के क्या है, इफ द अरिथमेटिक मीन ऑफ एबीसी इज के, अरिथमेटिक मीन के है इसका मतलब ए प्लस बी प्लस सी अपॉन में 3 की वैल्यू के है क्या, तो मेरे को एबीसी निकालना पड़ेगा, तो मेरा के निकल जाएगा और उसके बाद तो उन्होंने सिंपल वैल्यू पूछी हुई है आपसे। कैसे करोगे बताओ, बस ये इक्वेशन सॉल्व करनी है, अब इसमें दिमाग लगाओ कौन सा कहाँ डाल सकते हैं। कोशिश ये रहती है कि एक जैसे एबीसी है आपके, एक नंबर एक वेरिएबल में बना लो इक्वेशन। जब तक एबीसी तीनों एक ही इक्वेशन में है तुम वैल्यूज नहीं निकाल पाओगे। अगर एक इक्वेशन तुमको या तो खाली ए में मिल गई, खाली बी में मिल गई, खाली सी में मिल गई, तो सॉल्व कर सकते हो ना आराम से। तो बस यही थॉट है यहाँ पर, यहाँ से शुरू हो जाओ, यहाँ से शुरू हो गए। देखो बी प्लस 8 का स्क्वायर ओपन करो, इसको क्या बनेगा, बी स्क्वायर प्लस 64 प्लस में 16b। अच्छा ये किसके इक्वल होगा, इसको मल्टीप्लाई कर दो अंदर, AC प्लस में 64c। AC की वैल्यू पता है ना तुम्हें, बी मैम स्क्वायर। मैम ए 64A होगा। 64A होगा, ठीक है। 64 प्लस 16b, ये पे यहाँ पे AC की वैल्यू डाल दो, बी स्क्वायर प्लस में 64A। बी स्क्वायर से बी स्क्वायर चला गया। क्या तुम देख पा रहे हो, तुम बी की वैल्यू या तो ए की टर्म्स में लिख पा रहे हो अब यहाँ से, या फिर ए की बी की टर्म्स में लिख पा रहे हो, फायदा हो गया तुम्हें। इसी तरीके से थर्ड थॉट तुम्हारे पास क्या आना चाहिए कि भाई तुम्हें सी की वैल्यू भी ए में निकाल लो, बी में निकालो, किसी एक में निकाल लो, और फिर एक इक्वेशन बन जाएगी वहां से। देखो यहाँ से क्या निकल रहा है, बी की वैल्यू निकाल लो, यहाँ से 16 कॉमन लेके डिवाइड कर दो, डायरेक्ट लिख दो मैं, 16 कॉमन लोगे तो बी इज इक्वल टू क्या बनेगा, 4a माइनस 4a माइनस ए बनेगा, प्लस ए बनेगा, माइनस में ठीक है। 4a नहीं बेटा, ये 4a माइनस 4 है। 4a-4। एक तो इक्वेशन बन गई है, दूसरी बताओ अब कहाँ से निकालोगे। अब मैं तुम्हें बता देती हूँ मैं करने क्या वाली हूँ। मैं यहाँ वैल्यूज पुट करूंगी, ठीक है, बी की जगह मैं ये वैल्यू पुट कर दूंगी 4a माइनस 4। अगर मेरे को सी की वैल्यू भी एक ही टर्म्स में मिल गई ना तो ए में बन जाएगी पूरी इक्वेशन। अब सी की वैल्यू एक ही टर्म्स में कैसे निकालोगे, ये बी की वैल्यू यहाँ पुट कर दो, कितनी हो जाएगी, 4a माइनस 4 प्लस 8 इज इक्वल टू ए प्लस सी। क्या यहाँ से ए और सी में रिलेशन निकल जाएगा, कितना निकल रहा है देखो, ये तो +4 बन जाएगा। सी की वैल्यू आ जाएगी 7a प्लस 8, ये सी की वैल्यू और ये बी की वैल्यू यहाँ पुट कर दो, क्या बनेगा, 4a माइनस 4 का स्क्वायर इज इक्वल टू ए की वैल्यू तो चेंज करनी ही नहीं है क्योंकि हमने सब कुछ ए में ही निकाल लिया, और सी की वैल्यू है 7a प्लस 8। यहाँ से आपको क्या मिलेगी, क्वाड्रेटिक इन ए, ठीक है, और क्वाड्रेटिक सबको सॉल्व करनी आती है, निकालो एक बार फटाफट वैल्यू क्या आ रही है। उसमें भी एक पॉइंट है आपको जो इंपॉर्टेंट बताना है, निकालो और मेरे को बताओ कि दो वैल्यूज आएंगी कि तुम कौन सी ले सकते हो। ये माइनस नहीं है, इनटू में है, कहीं इसको माइनस समझ जाओ, ये मल्टीप्लाई है, ठीक है। फटाफट बोलो भाई, कितनी आ रही है की वैल्यू।
देखो तुम इस क्वाड्रेटिक को सॉल्व करोगे ना तो एक ही दो वैल्यूज आएंगे, मुझे ये बताना कि इसमें से कौन सी वैल्यू रखोगे और कौन सी वैल्यू रिजेक्ट करोगे। सोचो जरा, ए की वैल्यू अगर तुम 4/9 लेते हो और इसमें पुट करो ए की वैल्यू, तो बी की कैसी वैल्यू आ रही है? पॉजिटिव आएगी नेगेटिव आएगी? मैम नेगेटिव है। नेगेटिव आएगी। जब मैंने तुम्हें शुरू में बताया था ना 3 पॉजिटिव यस नंबर्स मैम पॉजिटिव होगा। अब ये चीज तभी ध्यान में रहेगी तुम्हें जब तुम क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ोगे, पॉइंट्स अपने नोट डाउन करके रखोगे, भाई हाँ पॉजिटिव नंबर बोला तो हमारे पास पॉजिटिव आता है तो मुझे उसको नेगलेक्ट करना पड़ेगा। 4/9 तो चली गई तुम्हारी, ठीक है, ये वैल्यू तुम ले ही नहीं सकते, बची कितनी? 4। ए की वैल्यू 4 आ गई तो बी की भी निकल जाएगी, सी की भी निकल जाएगी, वैल्यू पुट करके के निकाल लोगे और फिर 3/13 के निकाल, ठीक है, कर लोगे। तो क्वेश्चन सिंपल था, 3 इक्वेशंस थी, तुमको Yes. सॉल्व करने की दिमाग लगा के भाई तुम कन्वर्ट कर लो उसको एक में, ताकि तुम एक वेरिएबल की वैल्यू निकाल लो और उसकी हेल्प से फिर तुम बी और सी की वैल्यू निकाल के अपना क्वेश्चन क्या कर दो, सॉल्व कर दो, ठीक है। नेक्स्ट करो चलो। ऐसा क्वेश्चन तुम्हारे उसमें भी आया हुआ था टेस्ट, अगर तुमने दिया हो तो। In a sequence of 21 terms, the first 11 terms are in AP with common difference 2, and the last 11 terms are in GP with common ratio 2. If the middle term of AP be equal to middle term of GP, then the middle term of the entire sequence is. समझ पा रहे हो क्या बोल रहा है? तुम्हारे पास 21 टर्म्स है। अच्छा क्वेश्चन है बेटा, ये खुद ट्राई करके देखना इसको एक बार। तुम्हारे पास ओके मैम। कितनी 21 टर्म्स है, ये A12, ठीक है, A13 और ऐसे चलते चलते तुम A21 तक चले गए, ठीक है। क्या दे रखा है? ये इसकी पहली 11 टर्म्स बोल रहा है एपी में है, फर्स्ट 11 टर्म्स आर इन एपी, ठीक है, पहली 11 टर्म्स ये एपी में है और कॉमन डिफरेंस कितना दे रखा है? 2 के इक्वल, डी दे रखा है 2। तो अगर मुझे 11th टर्म लिखनी हो तो मैं लिख सकती हूँ क्या? Yes, ma'am. 11 इज इक्वल टू ए प्लस 10d। ए आपके पास क्या था? A1 ही है, इसको ए ही मान लो, फर्स्ट टर्म सपोज ए है तो ये हो जाएगा a प्लस 20, यही हो जाएगा। ये मेरे पास आ गई 11th टर्म, मतलब एपी की लास्ट टर्म आ गई। अच्छा एक बार एंड से 11 टर्म्स कैलकुलेट करो, क्या तुम्हारी जीपी की 11th टर्म यही आ रही है? एंड से कैलकुलेट करो एक बार। 21 से उल्टा चलोगे ना तो क्या तुम 11वीं टर्म A11 पर ही पहुंचोगे तुम। इसका मतलब जो जीपी वो बोल रहा है, लास्ट 11 टर्म्स जीपी में बोल रहा है, तो इन लास्ट 11 टर्म्स में से जो पहली टर्म है वो कौन सी रही होगी? A11। इसका मतलब तुमको जीपी की फर्स्ट टर्म भी पता चल गई। फर्स्ट टर्म ऑफ जीपी कितना आ गया? A प्लस 20। सेकेंड टर्म बता सकते हो मेरे को जीपी की? उसने कॉमन रेशियो 2 दे रखा है। 2a plus 40. ए सेकेंड टर्म कैसे निकालते हो? अगर फर्स्ट टर्म ए है तो दूसरी क्या हो जाएगी? उसको कॉमन रेशियो से मल्टीप्लाई कर दो, ए आर, तो हो जाएगा 2 इंटू में ए प्लस 20, ठीक है। अच्छा इसके बाद आपको मिडिल टर्म देखना है। एपी का मिडिल टर्म क्या होगा? 11 टर्म्स है, मिडिल टर्म कौन सी टर्म होगी? सिंपल कॉन्सेप्ट है, ऑड टर्म्स है, मिडिल कौन सी होगी? 11 प्लस 1/2, मैम 6 वाली। तो A6 निकाल लो। तुम्हें पता है भाई ये एपी है तो A6 क्या निकलेगा यहाँ से? A प्लस 5D। ठीक है, डी की वैल्यू 2 तुम्हें नहीं रखी है तो ये तो हो गया A प्लस 10। ये तो तुम्हें मिल गई एपी के अंदर मिडिल टर्म, ठीक है। इसने बोला था क्वेश्चन में एपी की जो मिडिल टर्म है वो जीपी की मिडिल टर्म के इक्वल है, तो जीपी की भी मिडिल टर्म निकालनी पड़ेगी। अब फिर से ये 11 टर्म्स है, बताओ इसमें से मिडिल टर्म ऑब्वियसली बात है छठी टर्म ही रही होगी इसमें भी, तो 6th टर्म यहाँ पे कौन सी आएगी? A11 से स्टार्ट हो मैम रहा है, 16वीं टर्म जो होगी। यस मैम 16 ऐसे 16 पर ऐसे सोचने की जरूरत नहीं, 6th टर्म निकालनी है ना। तुम्हें फर्स्ट टर्म पता है, 6th टर्म कैसे निकालते हो? AR की पावर 5 ऐसे ही करके निकालते हो, सिंपल निकाल लो अगर तुम्हें वो उसमें झंझट में नहीं पड़ना। मिडिल टर्म जीपी की क्या हो जाएगी? मिडिल टर्म AR5 मतलब A मतलब जीपी की फर्स्ट टर्म, जीपी की फर्स्ट टर्म A प्लस 20 था, ठीक है। कॉमन रेशियो क्या था जीपी का? 2 की पावर 5। बोल रहा है ये दोनों इक्वल है, ठीक है, इन दोनों को इक्वल कर दो। यहाँ से तुम्हारे पास A की वैल्यू निकलेगी क्या? ये हो जाएगा 32 2 की पावर, यहाँ से A निकल जाएगा। फिर क्या पूछ रहा है आपसे सवाल में? एंटायर सीक्वेंस की मिडिल टर्म बताओ। बताओ एंटायर सीक्वेंस की मिडिल टर्म कौन सी होगी? 21 टर्म्स है तो क्या 11th टर्म ही मिडिल टर्म होगी? भाई 21 प्लस 1 अपॉन 2 करते हो तो 11th टर्म मिलेगी। Yes, और ma'am. टर्म्स है
इसका मतलब तुमको A11 निकालना था। A11 तुम निकाल चुके हो, A+20, बस तुमको A देखना था, वो यहाँ से निकल जाएगा। निकाल लोगे? ये सेम क्वेश्चन तुम्हारे टेस्ट में आया हुआ था, ठीक है। तो अप्रोच ये है, ध्यान रखना इसको। इसमें किसी को प्रॉब्लम है तो बताओ। नो मैम, समझ में आ गया। चलो आगे नेक्स्ट देखो। ABCD आर पॉजिटिव रियल नंबर सच दैट A plus B plus C plus D is equals to 2। M आपको ये दे रखा है तो आपको बताना है M किससे भी किसके बीच में है। तो यहाँ पर भी इनइक्वालिटी वाला कॉन्सेप्ट यूज करोगे। अब M इसके इक्वल है तो तुम दो नंबर्स कौन से चूज करोगे बताओ। मैम ए बी हाँ, और CD ले लो, A plus B और C plus D ले लो, ठीक है। दो नंबर्स तुमने ले लिए A plus B और C plus D, ठीक है। इन दोनों का सम करो, किसके मतलब अपॉन में कितना हो जाएगा, 2 ग्रेटर देन इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ दो नंबर्स है ना, A plus B इंटू में C plus D, यही हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, इसकी वैल्यू आपको दे ही रखी है, 2 के इक्वल है, ये यहाँ पुट कर दो ऊपर, 2/2 1 ही हो जाएगा, तो 1 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू ये क्या चीज है, M ही है, अंडर रूट M। तो ये बेसिकली रूट M इज लेस देन इक्वल्स टू 1 आ गया, तो M क्या हो गया, स्क्वायरिंग कर दो, लेस देन इक्वल्स टू 1। अपर लिमिट तो पता चल गई, एक ही ऑप्शन में है अपर लिमिट, ठीक है। तुमको वैसे इसमें चेक करने की जरूरत नहीं थी क्योंकि एक ही ऑप्शन में है, लेकिन लोअर लिमिट चेक कर लो भाई। लोअर लिमिट तुम्हें ये चारों नंबर्स पॉजिटिव दे रखे हैं, तो जब तुम A plus B इंटू C plus D करोगे वो कभी नेगेटिव आ सकता है क्या? नो मैम, नेगेटिव तो आ ही नहीं सकता। मिनिमम वैल्यू क्या ले सकता है ये, जीरो ले सकता है, ठीक है। आ गया समझ? चले आगे। यस मैम। दोबारा बता दो मैम, समझ नहीं आया। क्या नहीं समझ आया बेटा? अरे AM इज, हमने कौन सा कॉन्सेप्ट लगाया है, AM इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू GN, ये वाला कॉन्सेप्ट लगाया है। इसमें अब हमें थोड़ा सा दिमाग इसमें लगाना पड़ेगा कि हमें दो नंबर्स कौन से लेने हैं। अब तुम अलग अलग ऐसे 4 नंबर लोगे ना और फिर उसका अरिथमेटिक मीन निकालोगे तो क्या बनेगा तुम्हारा, अपॉन में 4 ग्रेटर देन इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ ABCD बन गया। हमको कहीं ना कहीं ये M इसके अंदर लेके आना था, तभी तो हम N के ऊपर कमेंट कर सकते हैं किससे छोटा है किससे बड़ा है। तो M को लाने के लिए मैंने दो नंबर इस तरीके से माने कि मैं उनको मल्टीप्लाई करूं तो मेरा M क्रिएट हो जाए, A plus B इंटू C plus D। तभी मैंने ये दो नंबर ऐसे माने, ऐसे नहीं माने अलग अलग, क्योंकि ऐसे मानने से ABCD आता है और ABCD की जगह मैं M नहीं लिख सकती। फिर यहाँ मैंने जब दो नंबर ऐसे माने, मल्टीप्लाई किया, तो ये जो वैल्यू है ये अब मैं रिप्लेस करके M के इक्वल लिख सकती हूँ, ठीक है। एक नंबर ये, एक नंबर ये। अरिथमेटिक मीन कैसे निकालते हो, दोनों नंबर्स को ऐड करो, डिवाइड बाय 2 करो, ग्रेटर देन इक्वल्स टू, ये ज्योमेट्रिक मीन है इन दो नंबर्स का। ज्योमेट्रिक मीन दो नंबर्स का कैसे निकाल सकते हो, कैसे निकालते हो, दोनों को मल्टीप्लाई करो और पावर कितनी हो जाएगी, 1/2, ठीक है। यहाँ से मेरे पास ये रिलेशन निकल गया, रूट M इज लेस देन इक्वल्स टू 1, स्क्वायरिंग कर दो, M इज लेस देन इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 1। एक ही ऑप्शन था, फर्स्ट ऑप्शन। और मिनिमम वैल्यू क्या हो सकती है इसकी, 0 हो सकती है, उस पर कोई मतलब वो नहीं है, ठीक है। मतलब मिनिमम वैल्यू 0 नहीं हो सकती भाई, 0 नहीं, पॉजिटिव रियल नंबर बोला ना, ये गलत है, ये इक्वल मत करो, यहाँ पर ग्रेटर देन 0 करो, समझ रहे हो? इसको ठीक कर लेना, यस ग्रेटर, सर, यस मैम, क्लियर है। ठीक है। चलो अगला करो। ये बहुत ज्यादा बड़ा है सवाल, पर कोई नहीं, कर लो। क्वेश्चन बड़ा है बट इसका कॉन्सेप्ट बहुत सिंपल है। देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन में, x1 x2 x3 आर इन AP विद द कॉमन डिफरेंस इक्वल टू D, ठीक है, विच इज अ 2 डिजिट नेचुरल नंबर। अच्छा, यहाँ पर एक कंडीशन लगा दी इन्होंने, इसको ध्यान रखना, दे रखी है, इसका मतलब कहीं ना कहीं ये चीज काम आएगी। D क्या है, 2 डिजिट नेचुरल नंबर है, मतलब इस तरीके से कोई तुम्हारा आंसर आ जाए ना D का, तो वो तुम्हारा आंसर नहीं हो सकता, 2 डिजिट का होना चाहिए, ठीक है। या फिर अगर मान लो ऐसे आ जाए D इज इक्वल्स टू 231, ये भी गलत है, 2 डिजिट का होना चाहिए, 2 ही डिजिट होने चाहिए तुम्हारी D की वैल्यू में। फिर बोल रहा है y1 y2 y3 आर इन GP विद कॉमन रेशियो इक्वल टू 16। अच्छा, आगे क्या दे रखा है, अरिथमेटिक मीन ऑफ दिस इज इक्वल टू द अरिथमेटिक मीन ऑफ दिस विच इज इक्वल टू 5। अरिथमेटिक मीन निकालना आता है हमें, x1 टू xn का अरिथमेटिक मीन कैसे निकालोगे, x1 प्लस x2 प्लस अप टू xn अपॉन में कितनी टर्म्स है, n टर्म्स। ये किसके इक्वल दे रखा है आपको, 5 के। अच्छा, इसके बाद आपको एक कंडीशन दे रखी है कि x1 x2 x3 किसमें है, AP में है। तो अगर मेरे को इनका सम निकालना है और ये नंबर मेरे को AP में दे रखे, तो क्या मैं सम वाला फॉर्मूला लगा दूं AP का, क्या हो जाएगा, n/2 इंटू में
2a मतलब फर्स्ट टर्म कितनी है x1 प्लस n-1 d कितना है, d पता नहीं है आपको, d को d ही रखो, इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 5 और नीचे एक n था ही तुम्हारा, n से n तो कट गया, यहाँ से आपके पास इक्वेशन क्या बनी 2x1 प्लस n-1 इंटू डी इज इक्वल्स टू 10। इसको एक नंबर डाल के छोड़ दो, इसके आगे हम इसका कुछ नहीं कर सकते। दूसरा देखो, दूसरा क्या क्या रखा है, y1 y2 yn का भी अरिथमेटिक मीन 5 के इक्वल है, सेम कॉन्सेप्ट लगाओगे, लेकिन देखो y1 y2 y3 अप टू yn जीपी में दे रखे हैं, एपी में नहीं है इस बार, तो तुम करो तो यही काम गे, y1 प्लस y2 प्लस y3 अप टू yn अपॉन में n इज इक्वल्स टू 5, लेकिन अब इस बार जब सम लगाओगे तो एपी वाला फॉर्मूला नहीं लगा सकते, इस बार कौन सा वाला लगाओगे, जीपी वाला, क्योंकि y1 y2 अप टू yn जीपी में है। तो जीपी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, फर्स्ट टर्म इनटू में कॉमन रेशियो 16 दे रखा है आपको, देखो ये रहा y1 y2 y3 में जो कॉमन रेशियो है वो 16 है, तो 16 की पावर n-1 अपॉन में 16-1 अपॉन में क्या है, ये n पढ़ाई है, इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 5। तो क्या बन रहा है देखो, यहाँ से इक्वेशन क्या बनेगी, y1 इंटू में 16 की पावर n-1, ये n और 16-1 15 बनेगा, ये मैं राइट में लेके जा रही हूँ, ठीक है, तो यहाँ से क्या बन जाएगा, ये 15 5 75 n बन जाएगा। मैम ये n तो ऊपर जाएगा ना, लेकिन n तो नहीं बेटा, ये ऐसे है, ये 1 है और फिर n/1 है नीचे, तो उल्टा करोगे तो n अल्टीमेटली नीचे ही आ जाएगा, ठीक है ठीक है। बताया, ठीक है। एक इक्वेशन ये बन गई, एक इक्वेशन ये बन गई, दो मैंने बना दी, दो तुम बना लो। अमन बेटा स्क्रीन शो नहीं हो रही, अभी भी आ रहा है क्या इशू, ना मैम अब सही है। दो तुम कैसे बनाओगे अब, दो मैंने बना दी, दो तुम बना लो, मैंने आसान वाली बना मैम दी। ये इसके बाद वाली जो स्टेटमेंट लगी उससे निकलेगी दो इक्वेशंस। देखो नेक्स्ट क्या स्टेटमेंट दे रखी है, बोल रहा है अरिथमेटिक मीन ऑफ x6 to xn+5। अच्छा टोटल टर्म्स कितनी हो गई, 6 से n+5 तक जा रहे हो, 11। तुम ये सोचो कि x1 to xn थे तुम, तो तुम बोल रहे थे n टर्म्स है, तुमने क्या किया, x1 से लेकर x5 वाली हटाकर n+1 n+2 n+3 n+4 n+5 जोड़ दिया, 5 टर्म तुमने जोड़ दी, 5 हटा दी, फर्क पड़ा क्या, टर्म्स तो अभी भी n ही बची, यस मैम। ठीक है, ये नहीं टर्म्स समझना। यहाँ पर भी कितनी है, n टर्म्स है, अरिथमेटिक मीन निकालो इसका, कितना निकाल, कैसे निकालो, देखो n/2 2a इस बार फर्स्ट टर्म क्या है x6 2x6 प्लस n-1 इंटू डी कितना है, डी के ऊपर आप कमेंट नहीं कर सकते, आपको नहीं पता, अपॉन में n, ये अरिथमेटिक मीन हो गया। ये किसके इक्वल दे रखा है, अरिथमेटिक मीन ऑफ दिस। अब यहां पर भी कितनी टर्म्स है, p+1 से शुरू होके p+n तक जा रहे हो, 1 से n तक जा रहे हो, n टर्म्स हो गई भाई, p+1 p+2 p+3 4 5 6 7 8 9 10 अप टू n, कितनी टर्म्स हो गई, n टर्म्स हो गई। n टर्म्स का अरिथमेटिक मीन निकाला, लेकिन इस बार क्या है, ये जीपी में है आपकी टर्म्स, तो कैसे निकालोगे, फॉर्मूला लगा दो, यहाँ पर भी सिंपल जीपी वाला फॉर्मूला लगाओ। फर्स्ट टर्म क्या है, yp+n, मतलब p+1 टर्म है बेसिकली ये, yp+1 इंटू में कॉमन रेशियो कितना है, कॉमन रेशियो अभी भी 16 है, टर्म्स तुम्हारी n ही थी, -1 अपॉन में 16-1 मतलब 15, और एक क्या आ जाएगा नीचे, n भी आ जाएगा, जो तुम ये मीन निकालने के लिए डिवाइड बाय n करोगे ना, वो वाला n है ये। अब इसको सॉल्व कर लो, यहां से तुम्हारी एक इक्वेशन बनेगी। अच्छा yp+1 को क्या लिख सकते हो, इसको भी तुम ब्रेक करके लिख सकते हो, p+1th टर्म इन जीपी कैसे लिखते हो, मैम yp इंटू y। p+, देखो अगर मान लो मैं वैसे पूछ रही होती, p+1th टर्म तुम्हें लिखनी है तो तुम ऐसे लिखते ना arp, भाई r पे पावर भी चढ़ाते हो, उसमें एक कम करके लिखते हो। अगर मैं थर्ड टर्म पूछ रही हूँ तो ar² लिखते हो, 10th पूछूंगी तो ar9 लिखोगे, तो p+1th पूछ रही हो तो arp लिखोगे, arp। तो इसी तरीके से मैं p+1th टर्म यहाँ पूछ रही हूँ, तो p+1th टर्म यहाँ क्या हो जाएगी, फर्स्ट टर्म तुम्हारी यहाँ पे क्या है, फर्स्ट टर्म तुम्हारी क्या थी सीक्वेंस की, y को, अच्छा r की पावर p आ जाएगा, r कितना है कॉमन रेशियो 16, तो मैं डायरेक्ट लिख दूं 16 की पावर p, और अंदर क्या है 16 की पावर n-1 अपॉन में 15n। अच्छा यहाँ पर भी कुछ सॉल्व कर सकते हो तुम, कर लो,
इसको अंदर ले जाओ, क्या बनेगा यहाँ से देखना एक बार, x6 प्लस n-1/2d, यही बनेगा ना, ये इसके इक्वल है। अब तुम रिप्लेस कर सकते हो क्या किसी चीज को? ये देखो हमने एक चीज निकाली थी, ये रही। क्या मैं इस वाले पार्ट को उठा के 75n चिपका दूं? y1 इंटू में 16n-1 जब मल्टीप्लीकेशन में है, तो मैं इस वाले पार्ट की जगह, रेड वाले पार्ट की जगह 75n लगा रही हूँ, ध्यान से देखना। x6 प्लस n-1/2d इज इक्वल्स टू कितना हो गया, 75 इंटू में 16 की पावर कितना हो जाएगा, p अपॉन में क्या है 15n। यहाँ तक बताओ, यहाँ तक क्लियर है सबको? यस मैम। अब क्या करोगे, तुमको क्या निकालना है, d निकालना है। ये x6 एक्स्ट्रा पड़ा है, x6 क्या है, x1 x2 x3 अप टू x6, ये सारी टर्म्स एपी में थी, तो अगर मेरे को x6 लिखना हो तो मैं लिख सकती हूँ क्या, a प्लस 5d लिख सकती हूँ। यस मैम। तो मैं a बेसिकली क्या है, a फर्स्ट टर्म को बोलते हो, फर्स्ट टर्म क्या है x1 प्लस 5d। अच्छा x1 तुमने यहां से निकालना है, अब x1 यहां से निकाल सकते हो, x1 की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ से देखना, ये हो जाएगी 10 माइनस n-1 इंटू डी अपॉन में 2। इसको फर्दर सॉल्व करोगे तो क्या बनेगी, 5 माइनस n-1 d/2। ये मेरी आई है x1 की वैल्यू, x1 में 5d ऐड कर दो, तुम्हें x6 की वैल्यू मिल जाएगी। तो मैं अब x6 की वैल्यू लिख रही हूँ यहाँ पे, ध्यान से देखना, एक बार मैं लिख लेती हूँ इसको दोबारा, x6 प्लस n-1 इंटू 2 n-1/2d इज इक्वल्स टू हमारा किसके इक्वल आ रहा है, 75 इंटू 16 की पावर p अपॉन में 15 है। ठीक है, x6 की वैल्यू मैंने क्या निकाली थी, x1 प्लस में 5d। मैम 75 के पास भी n था। हाँ एक अच्छा n इधर भी था, ठीक है, तो काट दो इसको, क्यों n को लेके घूम रहे हैं हम, इसको काट ही दो ना फिर ऊपर नीचे, ठीक है ना, समझ आ गया ना। x1 की वैल्यू थी 5 माइनस n-1 d/2, ये यहाँ पुट कर दो, 5 माइनस n-1/2d प्लस 5d। अब ये पूरी x6 की वैल्यू यहाँ रख दो, 5 माइनस n-1 d/2 प्लस 5d प्लस, अब तुम देख रहे होगे एक बहुत बड़ी चीज तुम्हारी कट गई है, इसको भी काट दो, 5 इंटू में 16p, ये तो कट गया, प्रॉब्लम यही दे रहा था n पड़ा था यहाँ पर, अब n भी गया, अब तुम्हें d में मिल गई बस इक्वेशन, अब तो d निकल जाएगा। यहाँ से d की वैल्यू कितनी आ रही है, 16, अच्छा 5 भी कॉमन लेके काट दो, एक तो 5 इधर है, इधर 5d है, कॉमन लेके काट दो तो क्या बनेगा, ये बनेगा 1 प्लस डी इज इक्वल टू 16 की पावर p, तो d आ गया आपके पास 16 की पावर p-1। अब तुम बताओ मुझे कि d की वैल्यू क्या ले सकते हैं, d 2 डिजिट नंबर होना चाहिए, तो p को क्या ले सकते हो, हम 1। p को जैसे ही 2 ले लोगे तो 16 का स्क्वायर करोगे, क्या वो 3 डिजिट नंबर पे चला गया क्या, तो d की वैल्यू यस मैम। 3 डिजिट हो जाएगी, तो 3 डिजिट तो तुम ले नहीं सकते, उसने क्वेश्चन में बोला था 2 डिजिट होना चाहिए, वो इसीलिए बोला था कि तुम यहाँ पे आके गैस मार सको कि p की वैल्यू क्या है, तो p की वैल्यू तुम 1 ही ले सकते हो, ठीक है। अब p की वैल्यू 1 लोगे तो d की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 16 माइनस 1 दैट इज 15, ठीक है, समझ आया सवाल। अब देखो इस क्वेश्चन में वैसे हम लोगों ने कोई बहुत मुश्किल काम नहीं किया, हमने बस फॉर्मूले लगाए हैं जीपी के और अरिथमेटिक मीन के, थोड़ा कैलकुलेटिव पार्ट ज्यादा है, इस वजह से तुम लोगों को थोड़ा सा लग रहा होगा हाँ थोड़ा मुश्किल बन गया है क्वेश्चन, ठीक है, कर लोगे, चले आगे। यस नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, AP consists of even number of terms having middle terms equal to 1 and 7। दो मिडल टर्म दे रखे, ऑब्वियस सी बात है, वैसे तुम्हें पता भी है कि 2 and टर्म्स है, इवन टर्म्स है तो दो मिडल टर्म रही होगी, दोनों दे रखी है आपको 1 and 7। तो अगर मैंने t को मान लिया, सपोज t है, tn है, tn मान लो 1 है, तो tn प्लस 1 कितना रहा होगा 7। ऐसे कॉन्जिक्यूटिव होती है ना मिडल टर्म्स, होती है कि नहीं होती, इवन नंबर ऑफ टर्म्स में तुम मिडल टर्म निकालते हो, जैसे 6 टर्म्स दे रखे तो उसमें मिडिल टर्म कौन सी हो जाएगी, तीसरी और चौथी, तो कॉन्जिक्यूटिव होगी ना, तो अगर मैंने एक को nth मान लिया तो दूसरी को क्या मान लिया, n+1th टर्म, ठीक है। अच्छा अब एक चीज देखना यहाँ पे, पहली बात तो अगर tn 1 है, tn+1 7 है, दोनों लगातार है, तो कॉमन डिफरेंस में बता सकती हूँ यहाँ से,
6 यस मैम। भाई दोनों आगे पीछे टर्म्स है तो कॉमन डिफरेंस क्या करते हो, आगे वाले में से पीछे वाले को माइनस कर दो। तो डी की वैल्यू तो कितनी आ गई 7 - 1 दैट इज 6। एक चीज तो चलो पता चल गई यहाँ से। अच्छा इसके बाद तुमने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा कि अगर टर्म्स एपी में है तो तुम इक्वी डिस्टेंट टर्म्स उठाते हो और उनको ऐड करते हो तो हमेशा आंसर सेम आता है। मतलब अगर तुमने ये दोनों उठा ली, पीछे आगे से पहली पीछे से पहली, कुछ सम निकलेगा, ठीक है। फिर तुमने आगे से दूसरी पीछे से दूसरी निकाली, जो सम निकलेगा वो जो तुमने पहले सम निकाला था उसको इक्वल आएगा। या फिर तुम आगे से थर्ड उठा लो पीछे से थर्ड उठा लो तो भी सम तुम्हारा सेम आएगा। मतलब सेम आता है सम, पोजीशन सेम होनी चाहिए तुम्हारी, ठीक है। तो यहाँ पर भी अगर ये तुमने लगातार दो टर्म्स ले रखे तो बेसिकली मिड टर्म्स ले रखे तो आगे से इसकी पोजीशन पीछे से इसकी पोजीशन सेम रही होगी, तो क्या यही सम तुम्हारा फर्स्ट और लास्ट टर्म का भी हो जाएगा क्या? सोच के देखो एक बार। देखो मैं क्या कह रही हूँ, अगर तुमने 6 टर्म्स ले रखी होती, 1 2 3 4 5 6, मिडिल टर्म कौन सी होती बताओ? एक तो ये वाली और एक ये वाली। ये बेसिकली अगर मैं ऐसे लिख दूं tn+1 कितना हो जाएगा 8 के इक्वल, तो मैंने इन दोनों टर्म्स को ऐड कर दिया। ये आगे से थर्ड थी, ये पीछे से थर्ड थी, तो क्या मैं आगे से पहली उठाऊं और पीछे से पहली उठाऊं तो सम इसी के इक्वल आना चाहिए। आ रही है बात समझ? यस मैम। ठीक है, तो यहां से कंक्लूजन क्या निकल गया, tn+1 अगर 8 है तो फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म भी तुम्हारा क्या रहा होगा, 8 रहा होगा। ठीक है, क्लियर है ये चीज। फर्स्ट टर्म क्या है, t1 ले लो फर्स्ट टर्म को, लास्ट टर्म क्या ले लो, लास्ट टर्म 2n टर्म्स है ना, तो t2n ले लो, इसकी वैल्यू कितनी है 8 के बराबर है। ठीक है, यहां से अब हम क्या कर सकते हैं, इसमें वैल्यूज पुट करो, देखो क्या आ रहा है। इधर आओ एक बार, nth टर्म कैसे लिखते हो, a+n-1 इंटू डी। अच्छा n+1th टर्म कैसे लिखोगे, a+n into d। ठीक है, इन दोनों का एडिशन दे रखा है 8 के इक्वल। ठीक है, यहां से क्या रिलेशन निकाल सकते हो, देखो निकालो एक बार, a और n में रिलेशन निकल जाएगा, a+6n इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 7। ठीक है, ये एक रिलेशन निकल गया मेरे पास। अब देखो जो तुम्हें प्रूफ करना है ना उसमें t1 इंटू t2n है। ठीक है, तो तुम्हें यहाँ पे आइडेंटिटी लगानी पड़ेगी। कौन सी आइडेंटिटी लगा सकते हो जिसमें t1 और t2n क्रिएट हो जाए? अब इसमें थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। देखो मैं एक रिजल्ट लिखवा रही हूँ, उसको देखना कि मैंने ठीक लिखा है क्या। 4t1 इंटू t2n इज इक्वल्स टू t1 प्लस t2n का होल स्क्वायर माइनस t2n माइनस t1 का होल स्क्वायर। देखना एक बार खोल के, यही चीज आ रही है। ये तुमने रिजल्ट पढ़ भी रखा होगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर, ठीक है, माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर आपको क्या देता है, ये रिजल्ट आपको याद होना चाहिए। यस मैम। खोल के देख लो बेशक 4ab ही देगा ये आपको। ठीक है, मैंने वही रिजल्ट लिखा है, बस a और b की जगह t1 और t2n लिख दिया, क्योंकि मेरे को ना अपना जो प्रूव करना है उसमें t1 और t2n है, इस वजह से मैंने वो चेंज करके लिख दिया। ठीक है, क्या आपको t1 प्लस t2n की वैल्यू पता है? 8 8 का स्क्वायर। t2n माइनस t1 की वैल्यू भी पता है क्या तुम्हें, निकाल सकते हो? n की फॉर्मेट में निकाल सकते हो, निकालो कितनी आएगी, t2n माइनस t1। 2nth टर्म कैसे निकालोगे, a प्लस 2n माइनस 1 इंटू डी। फिर t1 कैसे निकालोगे, t1 तो आपकी बेसिकली, t1 को तो तुम क्या ले लो, t1 तो यही हो गया, फर्स्ट टर्म हो गया, कट के क्या आ जाएगा, अगर मैं t2n को क्या लिख लूं, अगर मेरी फर्स्ट टर्म a है तो मैं क्या लिखूंगी, a प्लस 2n माइनस 1 इंटू डी। t1 तो फर्स्ट टर्म ही होती है, फर्स्ट टर्म तो a ही होता है, ये तो कट ही गया। यहाँ से सिर्फ इतना पोर्शन बचा क्या, 2n माइनस 1 इंटू डी, 2n माइनस 1 इंटू डी का स्क्वायर। डी की वैल्यू पता है तुम्हें, निकाल ली थी ना तुमने, कहाँ निकाली थी हमने, ये रही 7 माइनस 1 6, तो डी की वैल्यू डाल दो। ठीक है, तो यहाँ से 4t1 t2n किसके इक्वल आ गया, 64 माइनस 36 इंटू 2n माइनस 1। कुछ कॉमन आ रहा है क्या, यहाँ से 4 कॉमन आ रहा है ना, इधर से भी उधर से भी काट दो। ये तो फॉर्मूला, बस फॉर्मूला लगाना था ना, इसलिए मैंने ये 4t1 t2n खोला था। यहाँ पर काट दो 4 से, कितना बनेगा, t1 t2n इज इक्वल्स टू 16 माइनस 9 इंटू में 2n माइनस 1 का
अच्छा ये स्क्वायर है, स्क्वायर को मत भूलना, स्क्वायर। अब आपको क्या निकालना है, n की वैल्यू निकालनी है जो इसको सेटिस्फाई करे। तुमने इसकी वैल्यू निकाल ली ना, इसकी वैल्यू इसमें पुट कर दो, वहां से n की वैल्यू निकल जाएगी, इनइक्वालिटी बन जाएगी। सारा खेल आपका T1 T2n निकालने का ही था। ये आ गया ना आपका T1 T2n, तो बेसिकली सेटिस्फाई करवा दो इसमें 16 माइनस n इंटू 2n माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 713 शुड बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। क्या यहाँ से n की वैल्यू निकालना मुश्किल है क्या? निकाल सकते हो यहाँ से आराम से, निकाल लेना इसको, ठीक है। अब आगे वेवी कर्व भी लगाना है तुम्हें, इसको ओपन करना ब्रैकेट को, वेवी कर्व लगाना, अपने आप आंसर आ जाएगा। n की वैल्यू 5 आएगी, तुम चेक कर लेना, ठीक है। ये सॉल्विंग पार्ट तुम्हारा है। मैक्सिमम वैल्यू लेनी है n की, एक इंटरवल आएगा n का, उसमें भी फिर तुम्हें दिमाग लगाना पड़ेगा कौन सी n की वैल्यू, उसके लिए तुम्हें दे रखा है n आपका मैक्सिमम होना चाहिए, ठीक है। तो जो सबसे बड़ी वैल्यू आए ना वो तुम्हारी n होगी। दूसरी बात, उसने आपसे n की वैल्यू नहीं पूछी थी, उसने पूछा था फर्स्ट टर्म की वैल्यू बताओ, a की वैल्यू बतानी है आपको। n की वैल्यू निकालने के बाद क्या करोगे, a प्लस 6 अगर n को 7 में पुट कर देंगे। हाँ ठीक है, a प्लस 6n क्या हो जाएगा आपका 7 के। यहाँ पे n की वैल्यू डालना हो तो T6 बेसिकली किसके इक्वल हो जाएगा 7 के इक्वल। T6 क्या होता है a प्लस, आपने कौन से पुट करके निकाली बेटा, जो आपने ब्लू में लिखा है स्टार करके। अच्छा अच्छा हाँ ठीक है, यहाँ पुट कर लो, ठीक बात है, ऊपर भी जा रहे हो। आ गया क्या क्वेश्चन, समझ कर लोगे, इसमें एक रिजल्ट ध्यान रखना था, और अब इसको नोट डाउन करके रख लेना, बहुत जगह यूज होता है ये। a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या होगा 4ab। किसी को समझ नहीं आया तो आइडेंटिटीज खोल देना, अपने आप 4ab आंसर निकल आएगा, ठीक है। जस्ट मैंने वो लगाया, वो भी मैंने इसलिए लगाया था क्योंकि T1 T2n तक पहुंचना था, ठीक है, क्लियर है। चले आगे, इसका ऑप्शन मैं बता देती हूँ, तुम चेक करोगे तो -23 आना चाहिए, देख लेना आप तुम्हारा आंसर, ठीक है। और सॉल्यूशन भी डाला हुआ है, किसी को प्रॉब्लम हो तो देखो इन्होंने ये इनइक्वालिटी सॉल्व करके भी दिखा रखी है, यहाँ से चेक कर लेना। नेक्स्ट देखो, इफ 3 सक्सेसिव टर्म्स ऑफ अ जीपी विद कॉमन रेशियो r ग्रेटर देन 1 है, फॉर्म द साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल एबीसी एंड ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ r डिनोट्स, ये तो तुमको पता ही है, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ r डिनोट कर रहा है, इसकी वैल्यू निकालनी है आपको। मतलब आपको बेसिकली ये निकालना है ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ r और ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ -r। अब इसने क्या कह रखा है, ये जो साइड्स है, ये जो तुम्हारी टर्म्स है, ये बेसिकली ट्रायंगल की साइड्स को रिप्रेजेंट कर रही है, ठीक है। तो ए आर और ए आर स्क्वायर मैं ले लेती हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर कौन सा कॉन्सेप्ट लगाओगे, अगर ट्रायंगल की 3 साइड आपको गिवन है, विवेक बेटा ये 2 टफ लगे होंगे तुम्हें एंड के, जिसमें कैलकुलेशन थोड़ी ज्यादा है। देखो वो टफ इसलिए लग रहा है क्योंकि वो थोड़े लंबे हो गए, ठीक है। आधा माइंडसेट यही होता है, क्वेश्चन 6 लाइन से बड़ा आ गया ना तो टफ में आ जाता है वो, लेकिन कॉन्सेप्ट हमने कोई भी मुश्किल नहीं लगाया है। हाँ ये T1 T2 वाला मैं समझती हूँ, इसमें थोड़ा ये फॉर्मूले में तुम्हें लग गया होगा। अगर कोई और मेथड से तुम उसको ट्राई करना चाहो तुम कर सकते हो, मैंने फॉर्मूले से शॉर्ट में बताया वो तुम्हें, ठीक है। उसके अलावा ठीक थे क्वेश्चन, इतने मुश्किल नहीं थे। थोड़ा सा मतलब ना मुश्किल थोड़ा अटेम्प्ट करोगी तभी फिर यूं है कि इससे कम लेवल का आएगा तो तुम अटेम्प्ट कर पाओगे ना, ऐसे मत करा करोगी सारा टाइम इजी इजी करना है। अच्छा मैं तुमसे एक प्रॉपर्टी पूछ रही थी, इसमें एक सिंपल प्रॉपर्टी लगनी है। अगर 3 ट्रायंगल की साइड्स तुमको गिवन है ए आर स्क्वायर, तो तुमने 9th या 10th 9th में पढ़ा होगा कि सम ऑफ 2 साइड्स इज ऑलवेज ग्रेटर देन थर्ड साइड, पढ़ा है। बस ये प्रॉपर्टी लगती है यहाँ पर, ये लगा दो, तुम्हारी आर में इनइक्वालिटी आ जाएगी। करो एक बार, सम ऑफ 2 साइड्स इज ऑलवेज ग्रेटर देन थर्ड। अच्छा यहाँ सबसे बड़ी साइड तो ये है, सम ऑफ 2 साइड्स ए प्लस ए आर, तुम ये वाली भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, पर 2 साइड्स का सम हमेशा थर्ड से बड़ा आएगा, ये गारंटी है। अगर नहीं करोगे तो ट्रायंगल नहीं बनेगा। ए प्लस ए आर शुड बी ग्रेटर देन ए आर स्क्वायर। यहां से आर में एक इक्वालिटी बन जाएगी, देखो ए से ए तो कट ही जाएगा, आर स्क्वायर माइनस आर माइनस 1 लेस देन 0, ये बन जाएगा। अब ये प्रॉपरली फैक्टराइज तो नहीं हो रहा है, तो क्या करोगे, पहले डिस्क्रिमिनेंट सॉरी क्षेत्राचार्य फॉर्मूले से तुम लोग इसके रूट्स निकाल लो, और फिर पहले मेरे को बताओ रूट्स क्या आ रहे हैं, फिर बताती हूँ आगे क्या करना है। जब तुम आर कैलकुलेट करोगे तो माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2a, ये लगाते हो ना, तो आर क्या आएगा
1 प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4 ऐसे करोगे तो 5 बनेगा और अपॉन में 2। ठीक है, तो क्या मैं इसको फैक्टराइज करके वैसे लिख सकती हूँ? जब तुमको रूट पता चल जाते हैं, अगर इक्वेशन के रूट अल्फा बीटा है तो तुम उसको ऐसे लिख देते हो ना। अब तुमको रूट्स पता चल गए, थोड़ा ढंग के नहीं आए पर कोई नहीं, तो तुम इसको ऐसे लिख सकते हो, x माइनस ऑफ 1 प्लस रूट 5 अपॉन में 2 और x माइनस ऑफ 1 माइनस रूट 5 अपॉन में 2 इज लेस देन 0। लिख सकते हो कैसे? बताओ, इसमें किसी को समस्या है? तुम बेसिक कॉन्सेप्ट पे जाओ कि अगर तुम्हें रूट्स गिवन है तो तुम अपनी इक्वेशन एक्सप्रेशन को लिख सकते हो x माइनस अल्फा इंटू x माइनस बीटा। तो यहाँ पर मेरे रूट्स थोड़े गंदी शक्ल के निकला है जिसमें रूट है, लेकिन मैं कॉन्सेप्ट तो अभी भी वही यूज करूंगी ना, x माइनस अल्फा इंटू x माइनस बीटा। यस मैम। अब यहाँ तक आने के बाद तुमको क्रिटिकल पॉइंट्स ढूंढने होते हैं। अब वेवी कर्व लगा दो यहाँ पर। क्रिटिकल पॉइंट्स मतलब जिसपे x की उन वैल्यूज पर जिन पर ये ब्रैकेट्स क्या हो रहे हैं, तुम्हारे जीरो बन रहे हैं। किस किस पर जीरो बन रहे हैं ये? अगर एक वैल्यू तो मैं क्या ले लूं, 1 प्लस रूट 5 बाई 2 ले लूं, अगर उसको यहाँ पुट कर दूं तो जीरो बन जाएगा। यस और नो? यस यस मैम। ठीक है, एक तो हो गई 1 प्लस रूट 5 बाई 2, उस पर मेरा ये जीरो बन जाएगा। और दूसरी क्या लूं? 1 माइनस रूट 5 1 माइनस रूट 5 बाई 2। ठीक है, क्रिटिकल पॉइंट्स मार्क कर लिए। अच्छा, यहाँ पर इक्वल का साइन नहीं है, मतलब तुमको ये पॉइंट भी इंक्लूड नहीं करने हैं। दूसरी चीज, अब तुम क्या करते हो, प्लस माइनस प्लस गाड़ी चला दो, प्लस माइनस प्लस। तुमको रीजन कौन सा चाहिए? नेगेटिव, तो तुमको रीजन मिल गया ये वाला। इसका मतलब तुम्हारी आर की वैल्यू लेस देन होनी चाहिए 1 प्लस रूट 5 बाई 2 और ग्रेटर देन होनी चाहिए 1 माइनस रूट 5 बाई 2। अब देख लो ऐसी, अच्छा इंटीजर वैल्यू होनी चाहिए। यहां से जो भी आर की वैल्यू आएगी, अच्छा इंटीजर की जरूरत नहीं है, इंटीजर की जरूरत नहीं है यहाँ पर, इसके लिए इंटीजर की जरूरत पड़ जाएगी। फिर तुम्हें भाई कुछ भी वैल्यू आती है उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर लेना है, तो सोच के बताओ, कैलकुलेट करके देख लो। 1 प्लस रूट 5 बाई 2 1 माइनस रूट 5 बाई 2 क्या बनता है? और फिर उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर लो और मेरे को बताओ वैल्यू क्या आ रही है। हम 0 होगा क्या? नहीं, देखो रूट 5 की वैल्यू वैसे तो अप्रोक्सीमेट तुमको लेनी होती है 2.23, 2.2 लेके देख लो बस, 2.2 से देखो कितनी आ रही है। जीरो पॉइंट समथिंग से बड़ा और 1 पॉइंट समथिंग से छोटा और उसका तुम ग्रेटेस्ट इंटीजर ले रहे हो, क्या आंसर आएगा? 1 आएगा। ठीक है, इसकी वैल्यू कितनी आ गई? 1। ये तो मुझे पता चल गया। अगर इसकी निकालनी है तो मैं क्या करूंगी, मुझे अंदर माइनस आर चाहिए, मैं पूरी इक्वेशन को क्या कर दूंगी, सॉरी पूरी इनइक्वालिटी को माइनस से मल्टीप्लाई करो। जैसे ही तुम माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या तुम्हारा साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगा? क्या साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगा? अब तुम ये घर बैठ के करना, यहाँ से मुझे ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ माइनस आर की वैल्यू क्या आनी, मतलब मिलनी चाहिए, माइनस ऑफ दिस, साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगा, ग्रेटर देन माइनस ऑफ 1 प्लस रूट 5 बाई में 2। पहले तुम इनको कैलकुलेट करना है, अप्रोक्सीमेटली कैलकुलेट कर लेना बस, ताकि थोड़ा सा आइडिया हो जाए कि उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर लूंगा तो मेरी वैल्यू कहाँ जाएगी। ठीक है, अच्छा यूं बताओ, अगर मैं 1.9 का ग्रेटेस्ट इंटीजर लेती हूँ तो मुझे क्या वैल्यू मिलती है? 1। अगर मैं माइनस 1.2 का लूंगी तो -2। -2। ठीक है, और अगर मैं 1 का ही ले लूंगी तो 1 ही आ जाएगा। ठीक है, मतलब तुम्हें तुम्हारे फंडे क्लियर है, निकाल लेना बेटा इसको। ठीक है, आर की ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ आर की तो मैंने बता दी 1 आएगी, इसकी सॉल्व करोगे ना तो -2 आएगी, फिर 1 प्लस -2 करोगे तो -1 आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसमें जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था आपका वो यही था कि आप अभी 9th क्लास में पढ़ के आए हो और ये आज यूज हो रहा है। 11th में तो आई डोंट थिंक तुम लोगों ने पढ़ा होगा, मतलब कहीं वैसे किसी क्वेश्चन में यूज हो गया हो तो अलग बात है। अब ये देखो, अब इसको देखते ही ना बच्चे के दिमाग में ये आता है कि इन स्क्वायर्स क्यूब्स को खोलना पड़ेगा। ठीक है, बहुत पेचीदा काम हो जाएगा। ध्यान से देखो, एबीसीडी 4 रियल डिस्टिंक्ट नंबर्स दे रखे, एपी में है, तो अगर एपी में है तो ए माइनस बी क्या हो जाएगा? कॉमन डिफरेंस हो जाएगा क्या? मतलब नेगेटिव ऑफ कॉमन डिफरेंस हो जाएगा। अगर मैंने स्मॉल डी मत लो, सपोज डी आपका क्या है? कॉमन डिफरेंस है, तो बी माइनस ए डी के इक्वल होना चाहिए था, तो ए माइनस बी किसके इक्वल हो जाएगा? माइनस डी के, प्लस के बी माइनस सी किसके इक्वल हो जाएगा? माइनस डी के इक्वल।
उसका स्क्वायर है, प्लस सी माइनस ए किसके इक्वल हो जाएगा ये बताओ? 2D 2D, ठीक है। यहां से आ गई तो D और यहां से आ गए तो D, तो टोटल डिफरेंस कितना हो गया? 2D। तो यहाँ पे आ गया माइनस ऑफ 2D का होल क्यूब इज इक्वल्स टू 2 A माइनस D किसके इक्वल हो जाएगा? 3D -3D प्लस D माइनस D हो जाएगा माइनस 2D का स्क्वायर, और C माइनस D किसके इक्वल हो जाएगा? माइनस D का स्क्वायर। ठीक है, यहां तक किसी को डाउट है? मैंने जस्ट टर्म्स जो लिखी हुई थी A माइनस B, B माइनस C, C माइनस D, उनकी जगह क्या लिख दिया? कॉमन डिफरेंस D डाल दिया। किसी को पता है मैम C माइनस A में प्लस 2D आएगा ना? कहाँ पर? C माइनस A में, हाँ 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 प्लस आएगा, ठीक है। यहाँ तो फर्क भी पड़ेगा उस चीज से क्योंकि पावर क्यूब है, प्लस कर लेना वही इसको। ठीक है, यहां तक अगर आपको क्लियर है तो अब देखो यहाँ पर D में एक इक्वेशन बन जाएगी, बनेगी नहीं बनेगी? बोला अरे सब कुछ चला तो गया, डी हो जाएगा, इधर क्यों बैठी तू? डी में एक इक्वेशन बनेगी, फैक्टराइज कर लेना। और अच्छा एक और आप बताओ, 4 डिस्टिंक्ट रियल नंबर देखिए, कॉमन डिफरेंस भी क्या हमारा रियल रहा होगा? तो अगर कोई यहाँ क्वाड्रेटिक भी जा, मैम वॉइस ब्रेक हो सबके रही साथ तो है। रहे क्या ऐसा? यस मैम। चलो तुम ट्राई करो एक बार। बिल्कुल ही नहीं आ रही है, थोड़ी थोड़ी आ रही है। मैम अब तो ठीक है। ठीक है चलो फटाफट कर लो, इस पता नहीं क्या प्रॉब्लम होगी। 2 क्वेश्चन और रह रहे थे हमारे। मेरे को एक बात बताओ, इतना तो समझ आ गया ना, यहाँ से एक इक्वेशन तो डी में बन जाएगी। ठीक है, यस मैम। डी कॉमन लेना। ठीक है, तो तुम्हें एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलेगी। मैं ये जो कॉन्सेप्ट पूछ रही थी कि कॉमन डिफरेंस रियल होगा, अगर कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है डी में, तो क्या मैं ये कॉन्सेप्ट लगा सकती हूँ वहां पर? जो डी है आपका कॉमन डिफरेंस है, वो ग्रेटर देन इक्वल्स टू क्या होना चाहिए आपका? सॉरी, डिस्क्रिमिनेंट जो आप निकालते हो वो क्या होना चाहिए? ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 होना चाहिए। पता है ना ये? अगर आपका एक्स में कोई इक्वेशन बन रही है, ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी इज इक्वल्स टू 0, और कोई यूं बोल रहा है एक्स रियल है, तो रियल रूट्स कब मिलते हैं आपको? जब डिस्क्रिमिनेंट जो है ग्रेटर देन इक्वल्स टू क्या होता है? 0। तो आप क्या करते हो? बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a को ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 लिख देते हो, यही करते हो ना? बी स्क्वायर माइनस 4ac को, सॉरी, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, वही कॉन्सेप्ट यहाँ लगाना है। ठीक है, डी में एक इक्वेशन बनेगी, क्यूबिक बन रही होगी, बट पक्के से तुम्हारा कॉमन आके डी अलग से कॉमन आ रहा होगा और फिर एक क्वाड्रेटिक बन रहा होगा। सॉल्व करोगे तो वहां से डी की रेंज आ जाएगी। कॉन्सेप्ट कौन सा लगाओगे? ये रहा, देखो, सिंस डी इज रियल वी हैव दिस, यहाँ लगा दिया। अगर डी रियल है तो बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या होना चाहिए आपका? ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। ठीक है, यहाँ से आपके पास के में इंटरवल बन जाएगा और के की वैल्यूज आपको पता चल जाएंगी। उसने पूछा था स्मॉलेस्ट पॉजिटिव वैल्यू ऑफ के, तो के का एक इंटरवल निकलेगा, तो स्मॉलेस्ट पॉजिटिव वैल्यू यहाँ से कितनी हो जाएगी आपके पास? 16। ये आगे कर लोगे, ये सॉल्विंग पार्ट है, सब कुछ राइट लेफ्ट में ले जाना, कॉमन ले लेना। ठीक है, डी 0 तो हो नहीं सकता, फिर आपके पास ये क्वाड्रेटिक बच जाएगी। इसके अंदर कंडीशन ये लगा देना कि डी रियल है, कॉमन डिफरेंस रियल है, तो आपके पास बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या होना चाहिए? ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। यहाँ से आप कंडीशन लगाओगे ना तो अपने आप आपके पास के की रेंज आ जाएगी। ठीक है, ये मेन इतना ही था इसमें कि आप इनको चेंज कर पा रहे हो, अदरवाइज कैलकुलेटिव पार्ट है सारा। कर लोगे? अगर नहीं समझ आता देख लेना। ठीक है, आगे करो, एक ही और कर लो। अब देखो ये इसमें जो सॉल्यूशन दे रखा है ना, बड़ा गंदा सॉल्यूशन दे रखा है वो। मैं जो बताऊंगी वो थोड़ा सा इजी बताऊंगी, 2 स्टेप्स का ही सॉल्यूशन है। देखो एक बार तुम क्या कर पा रहे हो, मतलब इसमें समझ पा रहे हो? 1 ज्योमेट्रिक मीन जी दे रखा है, 2 अरिथमेटिक मीन पी एंड क्यू दे रखे हैं। ज्योमेट्रिक मीन, अरिथमेटिक मीन लिखना आता है ना? यस मैम। लिख दो फिर। ज्योमेट्रिक मीन क्या होगा? अगर 2 नंबर्स ए एंड बी हैं, ज्योमेट्रिक मीन क्या हो जाएगा? रूट ए बी। ये तो जी की वैल्यू है, और पी की वैल्यू क्या हो जाएगी? चलो पी की वैल्यू छोड़ो, एक कॉन्सेप्ट बताओ।
अगर पी एंड क्यू दो अरिथमेटिक मीन्स है और वो मैंने इन नंबर के बीच में ही डाल दिए, तो ये क्या बनता है? क्या ये एक एपी बनता है? यस मैम। अगर ज्योमेट्रिक मीन डालती हो तो जीपी बन जाता है, और अगर अरिथमेटिक मीन्स डालती हो तो वो एपी बन जाते हैं नंबर्स। तो यहां से मैं लिख सकती हूँ क्या, जो p माइनस ए है वो किसके इक्वल रहा होगा? q माइनस पी के, और जो q माइनस पी है वो किसके इक्वल रहा होगा? b माइनस क्यू के। लिख सकती हूँ यहाँ से मैं इसे। इसकी हेल्प से मैं क्या लिख सकती हूँ? a की वैल्यू निकालो एक बार। a कितना आ जाएगा यहाँ से? 2p माइनस क्यू। b निकालो यहाँ से, b कितना आ जाएगा? 2q माइनस p। यहाँ तक क्लियर है सबको? एक ही कॉन्सेप्ट लगाया मैंने कि अगर आपके पास दो अरिथमेटिक मीन्स आपको इंसर्ट करने होते हैं दो नंबर्स के बीच में, तो जब आप इंसर्ट कर देते हो तो सारे नंबर्स बन के चार के चार वो एपी में हो जाते हैं। एपी के बाद मैंने एपी की कंडीशन लगा दी कि भाई कॉमन डिफरेंस आपका क्या होता है? डिफरेंस आपका सेम होता है टर्म्स का। ए की वैल्यू निकाल ली, बी की वैल्यू निकाल ली। अब आगे क्या करोगे? आपको जी स्क्वायर इज इक्वल टू ये दे रखा है और के की वैल्यू निकालनी है। जी स्क्वायर करो एक बार, ए भी आ जाएगा, ए की वैल्यू तुमने निकाली, बी की वैल्यू तुमने निकाली, मल्टीप्लाई कर दो 2p माइनस क्यू, 2q माइनस पी। कंपेयर करके के बता सकते हो? मैम मैम लेकिन तो ए भी गिवन नहीं है ना। कोई नहीं, हमने मान लिया भाई। अब आप ज्योमेट्रिक मीन रिप्रेजेंट करोगे, रूट ए भी तो कुछ ए भी तो मान लोगे ना। अगर ऐसे ही बता दोगे भाई रूट में कुछ होगा, मैम के तो 2 होगा। हाँ K2 होगा। किसका सवाल था ये? ए बी गिवन नहीं है। समझ आ गया बेटा? अगर आपको पेज पे लिखना है ज्योमेट्रिक मीन ये है, तो आप कैसे लिखोगे जब आप नंबर्स लेट ही नहीं करोगे? ठीक है, ओके क्लियर है? 2 आ गया। अच्छा, इसमें एक और सॉल्यूशन भी दे रखा है, वो मुझे लगता नहीं ठीक है, मतलब किसी को मन करे तो कर लेना, छोटा तो क्या ही होगा। ये दे रखा है इन्होंने, बेसिकली क्या करता है, केपी माइनस के क्यू की वैल्यू निकाल रखी है, पी की अरिथमेटिक मीन की वैल्यू निकाल ली, क्यू की निकाल ली, उसके बाद मल्टीप्लाई करके वैल्यूज निकाल के फिर कंपेयर कर रखा है। ठीक है, तो ये लेंथी पड़ेगा बहुत। हालांकि ठीक है, बच्चे का दिमाग चल देगा, मतलब वो पहले ही सोचता है कि भाई अरिथमेटिक मीन है ना, तो मैं अरिथमेटिक मीन निकाल देता हूँ, या मैं क्यू की वैल्यू अरिथमेटिक मीन निकाल लेता हूँ, बट बहुत लेंथी चला जाएगा। ठीक है, तो ये सिंपल था, तो इसी मेथड से कर लेना इसको। ये हो जाएगा क्या? देखो एक बार पढ़ के देखो। पढ़ भी लिया तुमने इतनी जल्दी? अभी तो आया था स्क्रीन पर। जल्दी पढ़ लो, बस 2 क्वेश्चन और है, बता दो बस मैम, ये हम ट्राई करके देख लेंगे, फिर मैं क्लास लीव करती हूँ। फर्स्ट टू टर्म्स ऑफ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन एड अप टू 12, a प्लस ar दे रखा है 12, सम ऑफ थर्ड एंड फोर्थ टर्म इज 48, थर्ड मतलब ar स्क्वायर, फोर्थ मतलब ar क्यूब इज इक्वल्स टू 48 इफ द टर्म्स ऑफ द ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन आर अल्टरनेटिवली पॉजिटिव एंड नेगेटिव। ये मेरे को बता दो कि ये चीज कहाँ काम आएगी, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। इसने बोला है कि टर्म्स जो है अल्टरनेटिवली पॉजिटिव नेगेटिव साइन की है, मतलब अगर एक पहली पॉजिटिव है फिर दूसरी नेगेटिव, फिर पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव। ये कब होता है? जब आर की वैल्यू पॉजिटिव ही लोगे, तो क्या कभी ऐसा पॉसिबल है क्या कि तुम्हारी टर्म्स नेगेटिव भी क्रिएट हो जाए? नो मैम, मैम नेगेटिव में होगा ऐसा। तुम क्या करोगे इसमें जब सॉल्व करोगे? 2 वैल्यू आएंगी तुम्हारी आर की। देखो इसमें सॉल्व कर रखा है, ये इक्वेशन दे रखी है, ये इक्वेशन दे रखी है, डिवाइड कर दो, आर की वैल्यू 2 निकलेंगी। अब यहाँ तुमको उस स्टेटमेंट का यूज करके नेगलेक्ट करनी है वैल्यू। कौन सी नेगलेक्ट करोगे? ये वाली इग्नोर कर देना, सिर्फ नेगेटिव वाली रख लेना। आर की वैल्यू तुम्हें पता चल जाएगी, आर की वैल्यू यहाँ पुट करके ए की वैल्यू निकाल देना। बस इतना सा क्वेश्चन था, एक ही चीज इंपॉर्टेंट थी इसमें बस। ठीक है, आसान था ये, कर लेना इसको। ये देखो इसमें करेक्शन कर लेना भाई। करेक्शन क्या करोगे? एक 0 और लगा लेना। देखना एक बार, एक कॉन्सेप्ट मैं बता रही हूँ, A1 से A4001 तक टर्म्स है, तो इससे पिछली क्या रही होगी? A4000, यही रही होगी ना। A2 प्लस A4000 दे रखा है तुम्हें 50, और अगर मैं ऐसे लिख दूं तो किसी को प्रॉब्लम है इसमें? और अगर नहीं है तो बताना क्यों नहीं है। होनी चाहिए तुम्हें प्रॉब्लम, ऐसे कैसे लिख दिया? अभी तो बताया आज ही बताया था। इक्वी डिस्टेंट टर्म्स उठाते हो तो सम करोगे तो सेम आना चाहिए। तो तुमने आगे से दूसरी उठाई थी, पीछे से दूसरी उठाई तो 50 आया सम, तो आगे से पहली और पीछे से पहली उठाओगे तो भी तो 50 आएगा। ठीक है, एक तो ये चीज यूज होनी है यहाँ। दूसरी चीज क्या यूज होनी है? जब भी ऐसा कभी आता है तुम्हें पता है ना क्या करना होता है, इनको अलग अलग कर लो। और अलग अलग कैसे करोगे? A2 और A1। अच्छा यहाँ पर 10 है, तुम क्या करो, पूरे को कॉमन डिफरेंस से मल्टीप्लाई कर दो। सपोज कॉमन डिफरेंस D है,
ठीक है, तो पूरे को मैं कॉमन डिफरेंस से मल्टीप्लाई करूँ तो क्या बनेगा, डी डी डी, ऊपर तो सारे डी आ जाएंगे और एक इधर डी आ जाएगा, कोई फर्क पड़ेगा क्या, राइट और लेफ्ट दोनों तरफ डी लगा दिया। इस डी को मैं a1 और a2 की टर्म्स में ऐसे लिख सकती हूँ कि a2 माइनस a1 अपॉन में a1 a2, यस और नो। इस डी को मैं a2, इस डी को क्या लिखूंगी, a3 माइनस a2 अपॉन में a2 a3। समझ आ गया मैंने डी से मल्टीप्लाई क्यों किया। लास्ट वाली क्या हो जाएगी आपकी, a 4001 माइनस a 4000 अपॉन में a 4000 और a 4001। ठीक है, क्या करोगे, इसके नीचे अलग ले लेना, इसके नीचे अलग ले लेना। तो एक बात बताओ, कौन सी दो टर्म्स बचेंगी, A2 सब बन जाएगा, ध्यान से सोच लो। 1 बाय प्लस 1 बाय 4001। हाँ आगे, मैम 1 एक बाय बार a1 बचेगा और एक लास्ट में बचेगी a 4001। बाकी सब कट जाएगा, इसको काट के देख लेना, इसके नीचे अलग कर लेना, इसके नीचे अलग कर लेना, ये इसके नीचे, ये इसके नीचे, ये सब कट जाएगा, दो टर्म्स बचेंगी। ये किसके इक्वल है आपका, 10d के इक्वल है। ठीक है, अच्छा ये क्या आ गया, a 4001 माइनस a1 अपॉन में a1 a 4001 इज इक्वल्स टू 10d। अब कैसे सॉल्व करें इसको, a 4001 माइनस a1 क्या हो जाएगा, क्या तुम समझ पा रही है, 4000d हो जाएगा। यस मैम। ठीक है, 4000d अपॉन में a1 a 4001 इज इक्वल्स टू 10d। यहां से क्या निकाल सकते हो, d से d तो चला गया, a1 इंटू a 4001 निकाल सकते हो, कितना आ गया, 400 आ गया क्या, देखना जरा, यही आएगा। ठीक है, अब बताओ आगे क्या करें, आपको ये निकालना है, इसके स्क्वायर की वैल्यू निकाल सकते हो, कितनी हो जाएगी, इसका स्क्वायर निकालो जरा। इसका स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा, a1 प्लस में a 4001 का स्क्वायर में से अगर मैं ट्वाइस ऑफ a1 a 4001 माइनस करूं तो बनेगी क्या बात, नहीं बनेगी, 4 टाइम्स करना पड़ेगा। समझ आई ये चीज, अरे ये बिल्कुल वही है जो तुम क्वाड्रेटिक में करते हो। इसको खोलना जरा, बनेगा a1 स्क्वायर प्लस a 4001 का स्क्वायर प्लस 2a1 a 4001, उसमें तुम -4 a1 a 4001 करोगे तो अल्टीमेटली माइनस ऑफ a1 4001 बनेगा, a1 a 4001, जिसको तुम ऐसे लिख सकते हो। ठीक है, a1 प्लस a 4001 की वैल्यू दे रखी है और इसकी हमने निकाल ली है, 4 से मल्टीप्लाई करके। ऐसे भी तो कर सकते थे, a1 इज इक्वल टू 50 माइनस a4001, उसे फिर इस वाली में पुट कर देते, इंटू वाली में। यहाँ से फिर आप a 4001 की वैल्यू निकालते हैं ना, वो लंबा हो जाता बेटा, कर सकते हो वैसे, कोई दिक्कत नहीं है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। लंबा हो जाता, लंबा हो जाता। तुम जितने फॉर्मूले है ना उनका यूज करा करो, ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये तुमने उसमें बहुत यूज किया होगा क्वाड्रेटिक में। ये वाला देखो, ये वाला a प्लस बी का स्क्वायर माइनस 4ab किया होगा तुमने बहुत बार। ठीक है, नोट डाउन कर लो, ये दो फॉर्मूले बताए मैंने तुम्हें आज इंपॉर्टेंट, एक तो वो T1 T2n वाला और एक ये। कर लोगे इसको आगे, वैल्यू शूट करनी है आपको। एक ये होमवर्क दे रही हूँ भाई, इसके अलावा इसमें कोई भी तुम्हारा सीक्वेंस एंड सीरीज का क्वेश्चन नहीं है। ये जिसने कर दिया ना, मान लेना उसका आज का मतलब लेक्चर मतलब यूं समझ लेना, इसने अच्छे से सुना है। ठीक है, ये क्वेश्चन पूरे पीडीएफ में मुझे सबसे अच्छा लगा था, तो इसको तुम ट्राई करके देखना, किसी को नहीं आता है तो पूछ लेना। ठीक है, मैसेज कर देना ग्रुप पे, मैम ये मैसेज कर सेंड देना। कर दोगे पीडीएफ क्वेश्चंस? हाँ मनप्रीत बेटा, अभी कर दूंगी क्लास के बाद।